Hello and good morning everyone. Welcome to the online platform of Agri Coaching Chandigarh. My name is Pallavi Rana and I hope आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो स्वागत है आप सबका CUET PG 2026 मैराथन सीरीज में एंड टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज योर एंटोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर की मैराथन हमारे पास हो चुकी है, आई होप आप सबने वो भी देखी होगी। एंड नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी से हमें किस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं CUET PG के एग्जाम में, और बाकी भी हम उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे इन टुडेज सेशन। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वेपर हीट ट्रीटमेंट, जो हमें मैंगो में देखने को मिलती है। मैंगो का एक ये क्वारंटाइन मेजर हमारे पास आता है, जिसमें हम बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल से मैंगोज को क्वारंटाइन में आपके पास चेक करते हैं। क्वारंटाइन उनको किया जाता है, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, ताकि अगर मैंगो के अंदर कोई पेस्ट रेजिड्यू मौजूद है, पेस्ट के कोई रिमेन्स भी अगर मौजूद हैं, तो उनको आपके पास रिमूव किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, ताकि हम मैंगोस को एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये जो वेपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है मैंगो में, ये कौन से पेस्ट के अगेंस्ट दिया जाता है? मेनली हॉपर्स, मीलीबग, फ्रूट फ्लाइज और स्टेम बोरर। तो योर राइट आंसर विल बी मैंगो फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो हमारे पास मेन पेस्ट आता है फॉर द मैंगोज। अब फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम बैक्टेरोसेरा डोर्सालिस हमें देखने को मिलेगा। मेन आपके पास ये फ्रूट में डैमेज कैसे कॉज करती है? तो बेसिकली जो फ्रूट फ्लाइज होती है वो फ्रूट की स्किन के ऊपर, जो फ्रूट की आउटर स्किन होती है, आउटर स्किन के ऊपर ही जो अडल्ट फीमेल्स होती हैं वो बैठ जाती हैं और वहां पे फिर वो एग लेइंग करती हैं। तो दे विल ले एग्स ऑन दी आउटर स्किन ऑफ द फ्रूट। फ्रूट की आउटर स्किन पे एग ले करती हैं। अल्टीमेटली एग्स आपके पास हैच करते हैं और जो लार्वाज आते हैं, यंग वंस, वो पल्प के अंदर जाके पल्प के ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो पल्प के ऊपर फीड करने के बाद जो उसके मैगट्स होते हैं, मैगट्स फिर फ्रूट में से बाहर निकलेंगे, दे विल कम आउट ऑफ द फ्रूट, और फिर वो सॉइल में जाके प्यूपेट करते हैं, दे विल मेक प्यूपा इनसाइड द सॉइल, और फिर हमें अडल्ट फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो दिस इज द वे ऑफ फीडिंग ऑफ द फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई इस तरह से फ्रूट्स के ऊपर अटैक करती है। आपने कई बार फ्रूट फ्लाई का इंसिडेंस देखा भी होगा। गुआवा में हमें ये पेस्ट बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, मैंगो में भी देखने को मिलेगा, सिट्रस में भी हमें फ्रूट फ्लाई का इंसिडेंस देखने को मिलता है। सो इट इज अ वेरी कॉमन पेस्ट। तो इसी के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट का मेथड भी बनाया गया है। इट इज अ नॉन केमिकल quarantine method before transporting the mangoes, before exporting the mangoes. Now next हमारे पास आता है purified और the finest form of lac is। तो lac, जो लाख हमारे पास होता है, ये हमें lac इंसेक्ट से देखने को मिलता है, और इंसेक्ट से जब हम lac ऑब्टेन करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एकदम से प्योर रिफाइंड या फाइन फॉर्म में हमें वो देखने को मिलता है। तो जो उसकी पूरी तरह से प्योर और रिफाइंड फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शेलैक, स्टिकलैक, किरी और फुनकीलैक, एंड राइट आंसर विल बी शेलैक। तो बेसिकली जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं दैट इज द फुनकीलैक। फुनकीलैक हमारे पास होता है मेच्योर लैक। जब आपके पास जो लैक के सेल्स होते हैं पूरी तरह से एम्प्टी हो जाते हैं, ना उनमें यंग वंस रहते हैं, ना उसमें फीमेल्स रहती हैं, लैक स्टिक्स कंप्लीटली एम्प्टी हो जाती है, लैक हमारे पास मेच्योर हो जाता है, तब हम उस लैक को हार्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द फुनकीलैक। फिर उस फुनकीलैक की प्रॉपर प्रोसेसिंग आपके पास करी जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद, इंप्योरिटीज को रिमूव करने के बाद जो लैक हमारे पास बचता है उसी को हम बोलते हैं प्योरीफाइड और दी फाइन लैक। ठीक है, सो दैट इज योर शेलैक, उसे कहा जाता है। अगर इसे हम शीट की फॉर्म में भी ले सकते हैं तो शीट की फॉर्म में शेलैक कहा जाएगा, या फिर हम इसे बटन्स की फॉर्म में, जो बटन्स होते हैं, डिस्क होते हैं, उसकी फॉर्म में भी लिया जाता है। तो बटन्स और डिस्क को हमारे पास कहा जाता है बटन लैक। ठीक है, तो लाइक दिस ये आपके पास आएगा। कीरी लैक हमारे पास होता है जो हमें इंप्योरिटीज देखने को मिलती है लैक में, दैट विल बी द कीरी लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है रिगार्डिंग द रेड हनी। तो हनी बी से हमें शहद तो मिलता ही है, बट जो रेड हनी है, रेड हमें कौन सी बी की स्पीशीज से देखने को मिलेगा? एपिस लेबोरियोसा, डॉर्सेटा, सिराना इंडिका और मेलीफेरा। तो इसका सही जवाब हमारे पास आता है एपिस लेबोरियोसा। फ्रॉम दिस स्पीशीज ऑफ हनी बी वी कैन ऑब्टेन द रेड हनी। ओके, हनी बेसिकली बनता किससे है? इट इज मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। जो हनीबीज होती हैं, हनीबीज फ्लावर्स में से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उसी नेक्टर से फर्दर हमारे पास शहद को बनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एनपीवी इज मोस्टली यूज टू कंट्रोल। तो एनपीवी क्या है? एनपीवी इज न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। जब हम आईपीएम की बात करते हैं तो आईपीएम में वी हैव अ, ठीक है, मेथड ऑफ कंट्रोल विच इज नोन एज द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल। और बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोल के अंडर ही हमारे पास आता है माइक्रोबियल कंट्रोल, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। अब ये जो माइक्रोबियल कंट्रोल हमारे पास आता है, इसी में हमारे पास आते हैं एनपीवी, एंड एनपीवी इज द वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस।
तो इनका हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द लेपिडोप्टेरन लार्वे। जो लेपिडोप्टेरास के लार्वाज होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब एनपीवी का प्लांट में हमें एनपीवी के इंसेक्ट में हमें मेन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? तो मेन सिम्टम जो एनपीवी का आता है दैट इज योर ट्री टॉप डिजीज। क्या जाएगा? ट्री टॉप डिजीज हमें मेनली देखने को मिलता है। तो ट्री टॉप डिजीज में क्या होते हैं, जो लार्वाज होते हैं जो लार्वा आपके पास जिनके ऊपर एनपीवी का अटैक होता है, एनपीवी के ऊपर वो फीड कर लेते हैं लार्वास और उनमें सिम्टम्स आपके पास आते हैं। तो अल्टीमेटली जब लार्वा हमारे पास मरने वाला होता है वो पेड़ के टॉप पोर्शन के ऊपर क्लाइम करेगा। इट विल क्लाइम ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्री, और टॉप पोर्शन के ऊपर क्लाइम करने के बाद लार्वा वहां से उल्टा लटक जाता है। इट विल हैंग अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन वो आपके पास हैंग कर जाते हैं एंड अल्टीमेटली लार्वा हमें मरा हुआ देखने को मिलेगा। इट विल डाई ओवर देयर एंड इट विल बर्स्ट, रप्चर हो जाता है, फट जाता है लार्वा पीसेस में, और फिर उसकी बॉडी में से आपके पास एनपीवी की बॉडीज निकलती हैं। एनपीवी और ज्यादा उसकी बॉडी से रिलीज होंगे और वो और ज्यादा जो लार्वास होंगे ट्री के ऊपर उनको इफेक्ट करते हैं। तो एक तरह से ये एनपीवी का स्प्रेड होने का मैकेनिज्म होता है और यही आपके पास मेन सिम्टम आता है ऑफ एनपीवी विच इज योर ट्री टॉप डिजीज। और इसी को हम जर्मन भाषा में विपफेल क्रैंकहाइट भी बोल सकते हैं। क्या कहा जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज द विपफेल क्रैंकहाइट। सो एनपीवी हमारे पास इंपॉर्टेंट आते हैं। यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग योर एनपीवीज कि कौन कौन से आपके पास लार्वास पर अटैक करते हैं और क्या क्या मेन सिम्टम्स हमें इसके देखने को मिलेंगे। देन बी वेनम एक्ट्स एज अ मेडिसिन इन। तो जो हनी बीज हमारे पास होती है, हनी बीज से हमें वैसे शहद तो मिलता ही है, हम उनसे पोलन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, नेक्टर भी ऑब्टेन करते हैं, ये चीजें उनसे ऑब्टेन करी जाती हैं। पर जो हनी बी का वेनम होता है, वेनम भी हमारे पास मेडिसिनल होता है। जब वो हमें डंक मार लेती है, स्टिंग मारती है, तो भी वो हमारी बॉडी के अंदर उस वेनम को ही रिलीज करती है। तो वो वेनम हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। So this venom acts as a medicine for Parkinson's, arthritis, glaucoma और multiple sclerosis. And your right answer will be arthritis. Arthritis में हमें ये beneficial देखने को मिलेगा. It is beneficial for your arthritis. ठीक है? Now, next, which silkworm species cocoon is not suitable for reeling? कौन सी जो silkworm की species होती है उसका cocoon reeling के लिए suitable नहीं होता है? तो बेसिकली जो silkworms हमारे पास होते हैं, silkworms जब आपके पास प्यूपा बनाते हैं तो प्यूपा के जो बाहर कुकून्स हमारे पास बनते हैं, कुकून्स आर मेड अप ऑफ द सिल्क, दे आर मेड ऑफ द सिल्क फिलामेंट्स। तो अब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें उन्हीं कुकून्स को बॉईल करना पड़ता है। सो अल्टीमेटली कुकून्स के अंदर जो प्यूपा होते हैं वो मर जाते हैं एंड देन फ्रॉम द कुकून्स, कुकून में से हम सिल्क के फिलामेंट को रील कर लेते हैं, रीलिंग करी जाती है और फिर हम सिल्क ऑब्टेन कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम उसको बॉयल नहीं करते और जो प्यूपा होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास कुकून फट जाएगा, ओपन हो जाएगा और उसमें से अडल्ट बाहर निकल जाएगा। अगर वो फट जाएगा, ओपन हो जाएगा, अडल्ट बाहर निकल जाएगा तो सिल्क का फिलामेंट टूट जाता है। और अगर फिलामेंट्स ठीक है, और अगर फिलामेंट्स टूट जाते हैं तो वो सुपीरियर क्वालिटी के हमारे पास कंसिडर नहीं होते। तो मेजोरिटी ऑफ द सिल्क की स्पीशीज, जितना भी हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं वो हमारे पास रीलेबल होती है, बट स्टिल वी हैव वन स्पीशीज जो कि हमारे पास नॉट सुटेबल है फॉर रीलिंग। इसका सिल्क हमें नॉन रीलेबल देखने को मिलता है। नेचुरली ही जो इसका सिल्क आपके पास बनता है, ये जो कुकून ही बनता है, कुकून जब हमारे पास सिल्क फिलामेंट से बनता है वो ऑलरेडी ब्रोकन ही सिल्क फिलामेंट्स होते हैं, वो एक सिंगल सिल्क फिलामेंट हमारे पास होता ही नहीं है। इसीलिए हम उसे बॉयल नहीं करते, हम कुकून्स को ओपन होने देते हैं, अडल्ट को निकलने देते हैं और उसके बाद हम उसमें से सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं। सो ये कौन सी स्पीशीज हमारे पास आती है? इट इज योर एरी सिल्क वॉर्म। क्या जाता है ये? एरी सिल्क वॉर्म। और एरी सिल्क वॉर्म को इसीलिए हमारे पास अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अहिंसा सिल्क। अहिंसा सिल्क रेफर्स टू दी नॉन वायलेंट सिल्क। ये नॉन वायलेंट सिल्क है क्योंकि हमने इसमें किसी भी प्यूपा की किलिंग नहीं करी है। वी हैव नॉट किल्ड एनी प्यूपास टू ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम द कुकून्स। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट ऐड कर दी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपके पास सिल्क जो मॉथ्स होती है उसका नाम पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ मलबेरी सिल्क, या फिर आपसे होस्ट प्लांट पूछा जा सकता है कि होस्ट प्लांट का नाम बताइए, या फिर आपसे कलर भी पूछा जा सकता है कि किस कलर का सिल्क हमें देखने को मिलेगा। तो ये तीन फैक्ट तो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। एक तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, बॉम्बिक्स मोरी, देन आपको होस्ट प्लांट भी पता होना चाहिए, एंड
होस्ट प्लांट के साइंटिफिक नेम्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग योर सिल्कवॉर्म। मैंने ये फैक्ट्स आपके पास यहाँ ऐड कर दिए, यू कैन गो थ्रू दीज फैक्ट्स ऑन योर ओन। ओक सिल्क, एरी सिल्क और म्यूका सिल्क हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, Epiricania melanoleuca belongs to Lepidoptera is a dash. Now Epiricania melanoleuca, very very important parasitoid, एक लौता parasitoid हमारे पास ऐसा which we see in your Lepidopteran order. Lepidoptera order में हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज मेनली जो पैरासिटॉइड्स हमारे पास आते हैं वो हमें हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से देखने को मिलेंगे या फिर हमें डिप्टेरा ऑर्डर से देखने को मिलते हैं, बट दिस इज सीन इन योर लेपिडोप्टेरन ऑर्डर्स। एंड ये किस में अटैक करता है? शुगर केन में। जो शुगर केन में वुली एप्पल एफिड हमारे पास होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम एपिरिकेनिया मेलानोल्यूका का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इट इज अ निम्फल पैरासिटॉइड, एग है, लार्वल है या फिर प्यूपल पैरासिटॉइड है, किस तरह का पैरासिटॉइड हमारे पास आता है? तो राइट आंसर विल बी योर निम्फल पैरासिटॉइड। जो निम्फ्स हमारे पास होते हैं, निम्फ्स के ऊपर ये आपके पास अटैक करेंगे एंड देन दे विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ द निम्फ्स एंड हेंस दे विल ब्रिंग द पेस्ट पॉपुलेशन डाउन। जो पेस्ट की पॉपुलेशन होती है तो उसे रिड्यूस करने का ये काम करते हैं। तो शुगर केन में हमें देखने को मिलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके पास इसमें 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ये भी हो सकता है कि एपिरिकेनिया मेलानोल्यूका बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये निम्फल पैरासिटॉइड है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पेस्ट का पैरासिटॉइड आपके पास आता है। तो 3 तरीके से यहाँ पे इसी सेम क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। देन दीपा एक्ट, जो सबसे कॉमन एक्ट हमें देखने को मिलता है, जो फर्स्ट एक्ट हमारे पास आया था फॉर कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ इंडिया। तो देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपको दीपा एक्ट की फुल फॉर्म भी पता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, तो आपको वहीं से पता चल रहा है कि ए ऑप्शन तो हमारे पास गलत ही है। ए ऑप्शन में क्या लिखा है? डायरेक्टोरेट ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट अथॉरिटी, रॉन्ग, ये गलत है आपके पास। दीपा की फुल फॉर्म हमारे पास आती है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ अब जब आपको पता है कि ए ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका आपके पास 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। वैसे तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बाकी दोनों पॉइंट्स भी सही है, पर अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, उसने सिर्फ दीपा एक्ट के बारे में सुना ही है और उसे इसकी फुल फॉर्म ही पता है, वो भी इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकता है अगर इस तरह से ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो दीपा स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। इट केम इनटू फोर्स इन 1914 में आपके पास ये फोर्स में आया था, एंड इट इज रिगार्डिंग द लीगल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट्स। तो इंडिया में हमारे पास ये ऑलमोस्ट फर्स्ट ही एक्ट आया था फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। तो लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल जो हमें देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल के अंडर हमारे पास आता है दीपा एक्ट, और इसी एक्ट के अंडर हमारे पास इंसेक्टिसाइड एक्ट भी आता है। इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 भी हमें इसी लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ कंट्रोल के अंडर देखने को मिलेगा, इस एक्ट के अंडर नहीं, बट ये जो लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ कंट्रोल होता है इसी के अंडर डीपा एक्ट है और इसी के अंदर आपको इंसेक्टिसाइड एक्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बी स्पेस वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय सी। बी स्पेस हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास बी स्पेस, दूसरा है हमारे पास बी डांस। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। एग्जामिनर कौन सा डाल रहा है, आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने दिए हैं। अगर आपसे बी स्पेस का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो सिंगल कॉम होती है और पैरेलल कॉम्स होती है उनके बीच में ये बात हो रही है। 2 तरह की कॉम्स हमारे पास बनती है। कुछ हनीबीज हमारे पास सिंगल कॉम बनाती है, एक ही छत्ता बनाती है, वही उनका छत्ता होता है, वही उनका हाइव होता है, एवरीथिंग। Whereas कुछ हनीबीज हमारे पास पैरेलल कॉम्स बनाती है। पैरेलल मतलब एक कॉम होगी, देन दूसरी उसके पीछे होगी, देन तीसरी उसके पीछे होगी, तो इस तरह से पैरेलल कॉम्स आर देयर। नाउ जब पैरेलल कॉम्स आपके पास बनाई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कॉम्स है, कॉम्स के बीच में कुछ गैप आपके पास मेंटेन किया जाएगा, राइट? देयर विल बी सम गैप बिटवीन द कॉम्स। तो अब ये जो गैप हमें देखने को मिलता है बिटवीन द कॉम्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द बी स्पेस। क्या कहा जाता है? बी स्पेस। तो जब तक हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था कि ये जो कॉम्स बनती है, कॉम्स के बीच में कितना स्पेस मेंटेन किया जाता है, तब तक हम हनी बीज की रेयरिंग नहीं कर पाते थे। वी वर नॉट एबल टू रेयर द हनी बीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले दिया था, इट वाज गिवन बाय L.L. लैंगस्ट्रॉथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बी स्पेस वाज गिवन बाय L.L. लैंगस्ट्रॉथ। सबसे पहले इन्होंने हमारे पास ये कॉन्सेप्ट दिया था। वेराज अगर हम
बी डांस की बात करते हैं तो बी डांस का जो कॉन्सेप्ट आता है इट इज एसोसिएटेड विद द राउंड डांस और वैग टेल डांस। जो हमें हनी बीज के राउंड डांस और वैग टेल डांस हमें देखने को मिलते हैं एसोसिएटेड विद द फोरेजिंग। जब हनी बीज ने फोरेजिंग करने के लिए जाना है तो फोरेजिंग के लिए वो कौन सा डांस करती हैं, किस डांस को प्रेफर किया जाएगा, किस एरिया में जाने के लिए कैसा डांस आपके पास किया जाता है। सो दैट इज योर बी डांस कॉन्सेप्ट। बेसिकली कम्युनिकेशन में आपके पास हेल्प करता है। और बी डांस का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय कार्ल वॉन फ्रिश। किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? हमारे पास दिया गया था बाय और कार्ल वॉन फ्रिश। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी डांस में और बी स्पेस में इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट। हनी शुड नॉट बी स्टोर्ड एट व्हाट टेम्परेचर? तो हनी शुड बी हीटेड एट व्हाट टेम्परेचर टू अवॉइड फर्मेंटेशन? ताकि शहद में फर्मेंटेशन आपके पास ना हो उसे कितने टेम्परेचर पे हमें हीट करना चाहिए? आपने खुद भी देखा होगा कई बार कि हनी को अगर हम ऐसे ही ओपन में भी छोड़ देते हैं, ओपन में छोड़ने की वजह से भी हनी आपके पास खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको ऐसे ओपन में भी आपके पास नहीं रखा जाता है। तो उसको स्टोर करने से पहले भी दैट वी कैन पैक इट, उसे हम स्टोर कर सके, तो उसके लिए हमें प्रॉपरली ट्रीट उसे करना पड़ता है। तो कितने टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे ताकि उसमें फर्मेंटेशन हमारे पास नहीं होगी, फर्मेंटेशन के चांसेस को अवॉइड किया जा सके? तो उसका सही जवाब हमारे पास क्या आ जाता है? 64 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स पे हनी को आपके पास ट्रीट किया जाएगा टू अवॉइड फर्मेंटेशन। नाउ रिलेटेड टू दिस ओनली यू शुड स्टडी सम फैक्ट्स रिगार्डिंग योर हनी कि हनी में कौन कौन सी शुगर्स हमें देखने को मिलती है। ग्रैनुलेशन ऑफ हनी हमारे पास क्या होता है जो उसमें दाने जैसे आपके पास बन जाते हैं। इनफैक्ट हनी में अगर ग्रैनुलेशन हमारे पास होती है, क्रिस्टलाइजेशन अगर हमारे पास हो रही है, तो इसका मतलब वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है। इट इज नॉट कि उसमें अडल्ट्रेशन हुई है, दैट विल बी अ नेचुरल मैकेनिज्म। देन अब आपके पास ये लिस्ट है रिगार्डिंग द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिट्रस एंड यू हैव टू मैच विद द साइंटिफिक नेम्स। So we have citrus scilla, leaf miner, lemon butterfly and then we have aphid. तो साइला की अगर हम बात करते हैं, सिट्रस साइला हमारे पास क्या आ जाएगा? डायफोरिना सिड्री। लीफ माइनर हमारे पास क्या आता है? फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला आ जाएगा। लेमन बटरफ्लाई विल बी योर पेपिलियो डिमोलियस एंड एफिड्स विल बी योर टॉक्सोपटेरा ऑरेनाए। सो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारे पास सही जवाब आता है। तो सिट्रस के पेस्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होनी चाहिए। और ये पेस्ट हमारे पास क्रॉप को नुकसान भी काफी ज्यादा पहुंचाते हैं। तो दीज नेम्स कैन बी आस्क्ड। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हमारे पास एग पैरासिटॉइड्स हैं, लार्वल पैरासिटॉइड्स हैं या प्यूपल पैरासिटॉइड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट। तो अगर हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिट्रस की बात करते हैं, सिट्रस में वी हैव साइला, व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर और बार्क कैटरपिलर हमारे पास आएगा। यहाँ पे मैंने ये भी लिस्ट आपके पास ऐड कर दी है, आप एक बार इससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको मेन जो नेम्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिल्कवॉर्म डिजीज इज ट्रांस ओवेरियली ट्रांसमिटेड? अब जो सिल्कवॉर्म के डिजीज वाला पार्ट है ये भी हमारे पास इक्वली इंपॉर्टेंट आ जाता है। इससे भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कौन सा डिजीज है जिससे ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगा? ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास फीमेल लार्वाज होते हैं, फीमेल लार्वाज की बॉडी के अंदर जो एग्स प्रेजेंट होते हैं उनके एग्स में भी ये इन्फेक्शन आपके पास चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास फीमेल लार्वाज हैं, लार्वाज की बॉडी में आपके पास पेब्रीन डिजीज का इन्फेक्शन है। ठीक है, पेब्रीन डिजीज का इन्फेक्शन, आंसर विल बी पेब्रीन ओनली। ठीक है, पेब्रीन डिजीज का अगर आपके पास इन्फेक्शन है तो obviously this will enter into the eggs inside the body of the larva. तो लार्वा की बॉडी के अंदर एग्स होंगे, एग्स के अंदर भी इन्फेक्शन आपके पास चला जाता है और अल्टीमेटली अगर ये आपके पास अडल्ट बनते हैं और एग लेइंग करते हैं तो एग्स में ऑलरेडी आपके पास इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। सो दैट इज योर ट्रांस ओवेरियली ट्रांसमिटेड। तो जो पेब्रीन डिजीज हमें देखने को मिलता है इसमें हमें ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा इन योर सिल्कवॉर्म्स। नाउ अब एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पेब्रीन डिजीज? पेब्रीन डिजीज होता किसकी वजह से है? फ्लैचेरी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। मस्कार्डीन, एस्परजिलस या कैल्सिनो किसकी वजह से होता है? फंगस। तो किसी भी वे में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्वेश्चन सिम्टम्स बेस्ड भी आपके पास आ सकता है। सिम्टम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सिम्टम है और ये सिम्टम कौन से डिजीज से एसोसिएटेड है। तो दोनों वेज में पेब्रीन, फ्लैचेरी और सोटो, मस्कार्डीन, एस्परजिलोसिस, कैल्सिनो, ग्रासरी, कैंचू और मिल्की डिजीज
ये सब हमारे पास मेजर डिजीज आते हैं जो हमें सिल्कवॉर्म में देखने को मिलेंगे। देन द मोस्ट सुटेबल फ्यूमिगेंट फॉर क्वारंटीन पर्पस इज, तो जब हम क्वारंटीन की बात करते हैं, जब हमने क्वारंटीन में चीजों को रखना है, तो क्वारंटीन के लिए सबसे सुटेबल फ्यूमिगेंट हमारे पास कौन सा आएगा? मैलाथियन, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन और सल्फर। तो राइट आंसर विल बी मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल आपके पास नहीं है ये, पर देखने में सिर्फ आपको लेंदी लगेगा। हनी बीज आर एफिशिएंट पॉलिनेटर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो पहले तो आपने ये बताना है कि हनी बीज एक अच्छी पॉलिनेटर है, एक एफिशिएंट पॉलिनेटर है। इसका कारण हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज द रीजन? तो फर्स्ट, इट डज नॉट हैव अ हेयरी बॉडी एंड इज स्मूथ एंड वैक्सी। अब देखो, एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो पॉलिनेटर है, और पहले ही पॉइंट पे क्या कह रहे हैं कि इसकी बॉडी हेयरी नहीं है और स्मूथ और वैक्सी बॉडी होती है। तो अगर इसकी बॉडी हेयरी नहीं है, बॉडी इज स्मूथ एंड वैक्सी, तो क्या इसकी बॉडी के ऊपर पोलन टिकेगा? नहीं ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर बॉडी हेयरी होगी, हेयरी बॉडी होगी, तभी आपके पास जो फ्लावर्स होंगे, प्लांट होंगे, उसमें से पोलन बॉडी में अटैच हो पाएगा। अगर स्मूथ और वैक्सी बॉडी है तो फिर तो पोलन लगेगा और उसकी बॉडी से स्लाइड कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वो तो उसमें टिकेगा ही नहीं। तो पहला ही पॉइंट आपके पास गलत आ जाता है। पहले पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग, और अगर पहला ही पॉइंट गलत है तो बी, सी एंड डी विल बी योर राइट आंसर। दे अडैप्ट देमसेल्व्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, बिल्कुल सही बात है, वो अपने आप को डिफरेंट क्लाइमेट से भी अडैप्ट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द प्रोबोसिस इज सुटेबल फॉर मेनी क्रॉप्स, यस। जो इनके माउथ पार्ट हमें देखने को मिलते हैं च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, तो जो इनकी प्रोबोसिस होती है वो भी आपके पास इस हिसाब से मॉडिफाइड है कि वो आपके पास प्लांट में से नेक्टर को सक कर सके। एंड बॉडी पार्ट्स आर मॉडिफाइड टू पिक अप द पोलन, बिल्कुल इनमें पोलन लेग भी हमें देखने को मिलती है। जो हाइंड लेग हमारे पास होती है, हाइंड लेग का टीबिया वाला पोर्शन हमारे पास मॉडिफाइड होता है ताकि वो आपके पास पोलन कलेक्ट करने में हेल्प कर सके। सो तीनों पॉइंट हमारे पास सही आते हैं, बट द फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग। सो राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन, बी, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट, असेरिया गुइरोरोनिस इज अ मेजर पेस्ट ऑफ। जेआरएफ में भी आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है असेरिया गुइरोरोनिस का। असेरिया गुइरोरोनिस हमें कौन सी क्रॉप का मेजर पेस्ट देखने को मिलता है? कोकोनट, कैशनट, टर्मरिक और पाइपर नाइग्रम हमारे पास आएगा। तो राइट आंसर विल बी योर कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोनट का हमें ये मेजर पेस्ट देखने को मिलेगा। अब ऐसे पेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपने कभी इसका नाम नहीं सुना है, इस क्वेश्चन पे एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये भी नहीं पता चलता एग्जाम में कि कौन सी चीज पे हमें रिस्क लेना चाहिए और कौन सी चीज पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जो कंप्लीट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि असेरिया गुइरोरोनिस इज अ मेजर पेस्ट ऑफ, अगर आपने पढ़ा है आप तो भी आइडिया लगा सकते हैं, आप इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। हाउ कैन यू एलिमिनेट इट? कोई चांस ही नहीं है इसको एलिमिनेट कर पाने का। तो इफ यू हैव स्टडीड इट, वेल एंड गुड, अटेम्प्ट करो। नहीं पढ़ा है, स्किप कर दो, यू विल फाइंड अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्राम कटवर्म? कौन सा हमारे पास ग्राम कटवर्म हमारे पास आता है? तो ग्राम कटवर्म में वी हैव हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, अग्रोटिस एप्सिलॉन, क्लेविग्रेला गिबोसा या फिर एक्सेलास्टिस एटमोसा। कौन सा हमारे पास ग्राम कटवर्म आता है? तो बेसिकली कटवर्म की अगर हम बात करते हैं तो कटवर्म हमारे पास आता है पॉलीफेगस पेस्ट। इट इज अ पॉलीफेगस पेस्ट। और कटवर्म्स का नाम हमारे पास क्या होता है? दे आर योर एग्रोटिस एप्सिलॉन। नाउ कटवर्म्स हमारे पास डैमेज कैसे कॉज करते हैं? सो कटवर्म्स दे विल कट द सीडलिंग्स एट द ग्राउंड लेवल। जो सीडलिंग्स हमारे पास होते हैं, सीडलिंग्स को ये ग्राउंड लेवल पे कट करते हैं। दे विल कट द सीडलिंग्स एट द ग्राउंड लेवल। अल्टीमेटली फिर ये इन्हीं सीडलिंग्स को सॉइल में ले जाएंगे। दे विल टेक देम इनसाइड द सॉइल, और सॉइल के अंदर ले जाकर ये उनके ऊपर फीड करते हैं। इस तरह की फीडिंग हमें देखने को मिलती है रिगार्डिंग द कटवर्म्स। तो एग्रोटिस एप्सिलॉन ये हमारे पास आता है ग्राम कटवर्म। पॉलीफेगस है, सिर्फ ग्राम में आपके पास अटैक नहीं करेगा, उसके अलावा भी डिफरेंट क्रॉप्स में हमें इसका अटैक देखने को मिलता है। ठीक है, हेलिकोवर्पा अगेन हमारे पास पॉलीफेगस पेस्ट ही आ जाएगा। क्लेविग्रेला और एक्सेलास्टिस ये दोनों हमें पल्सेस में देखने को मिलते हैं। देन पेस्ट ऑफ पल्स क्रॉप भी आपके पास आ ही गए। सो पॉड बोरर, हेलिकोवर्पा, कटवर्म, एग्रोटिस एप्सिलॉन, रेड ग्राम पॉड फ्लाइज, मेलानाग्रोमाइजा, प्लूम मोथिस, एक्सेलास्टिस एटमोसा, पूर पॉड बग इज क्लेविग्रेला, बीन फ्लाइज, ऑफियम फाजुलाए,
पेंटेड बग इज बगराडा हिलारिस, मस्टर्ड एफिड इज लिपाफिस एरिसिनी, सॉफ्लाई इज अथेलिया ल्यूजेंस। अब देखो जो पल्स क्रॉप्स के पेस्ट है ना, ये ऐसे पेस्ट है, इनकी फैमिली और ऑर्डर भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसकी फैमिली ऑर्डर से क्वेश्चन बन जाता है। हेलिकोवर्पा से खासकर, हेलिकोवर्पा से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसकी फैमिली भी आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी फैमिली है, नॉक्टोइडे, और ऑर्डर क्या आएगा, लेपिडोप्टेरा। और हेलिकोवर्पा में डैमेजिंग स्टेज से भी आपके पास क्वेश्चन आता है, तो डैमेजिंग स्टेज विल बी और लार्वास। जो लार्वास होते हैं वही आपके पास मेनली डैमेज कॉज करेंगे। कटवॉर्म में भी लार्वास ही करेंगे और पॉड बोरर में भी लार्वास ही आपके पास डैमेज कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वल पैरासिटोइड यूज्ड टू कंट्रोल मस्टर्ड सॉफ्लाई इज। तो मस्टर्ड सॉफ्लाई हमारे पास क्या आता है, अथेलिया ल्यूजेंस हमारे पास आएगा। और मस्टर्ड सॉफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सा लार्वल पैरासिटोइड का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सॉफ्लाई इज और अथेलिया ल्यूजेंस। सॉफ्लाई की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्लाई की एग लेइंग हमें बहुत स्पेसिफिक देखने को मिलती है। वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक एग लेइंग इन योर सॉफ्लाई। ठीक है, तो एग लेइंग हमारे पास कहाँ होती है, ऑन दी slit made on the underside of leaf margin. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एगलेइंग से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। मस्टर्ड सॉफ्लाई में अथेलिया ल्यूजेंस, मस्टर्ड सॉफ्लाई की एगलेइंग बहुत ही पेक्यूलर हमारे पास होती है। एगलेइंग इज सीन ऑन द स्लिट मेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ मार्जिन। जो पत्तियां हमारे पास होती हैं, जो लीफ के मार्जिन होते हैं, मार्जिन के नीचे वाले हिस्से में कट हमारे पास लगाए जाते हैं, स्लिट्स लगाए जाते हैं बाय द, ठीक है, बाय द फीमेल्स। और फिर वो कट लगाने के बाद वहां पे एगलेइंग करती है। अल्टीमेटली एग्स आपके पास हैच करेंगे, लार्वास निकलेंगे एंड लार्वास विल कॉज डिफोलिएशन। आपके पास लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, स्केलेटोनाइजेशन ऑफ द लीव्स हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास आता है सॉफ्लाई के बारे में। अब इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा पैरासिटोइड हमारे पास आता है, सो दिस इज योर पेरिलिसस सिंगुलेटर हमारे पास आएगा, लार्वल पैरासिटोइड फॉर कंट्रोलिंग योर मस्टर्ड सॉफ्लाई। तो इसी के साथ मैंने मेन जो पैरासिटोइड्स हमारे पास डिफरेंट क्रॉप से एसोसिएटेड है, एग, लार्वल या फिर प्यूपल पैरासिटोइड, उनकी लिस्ट मैंने आपके पास इंक्लूड कर दिया, आई हैव इंक्लूडेड इट ओवर हियर। तो आप इससे भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। तो लीफ हॉपर पे हमने देखा है एपिरिकेनियम, बेलानोल्यूका, पायरेला, पर्प्यूसिला, शुगर केन में हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके पास इंक्लूड कर दिया, यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो वंस। देन यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स इज अ पार्ट ऑफ। तो जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हमारे पास होते हैं, दैट इज योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि पैरासिटोइड हैं, प्रेडेटर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए, इसी को हमारे पास क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज योर बायोलॉजिकल मेथड ऑफ द पेस्ट कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल आपको पता है कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाएगा। कल्चरल कंट्रोल, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्हीं को ही आपके पास मैनिपुलेट किया जाता है और उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। थर्ड इज और बायोलॉजिकल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द पेस्ट एज वेल। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल कंट्रोल। तो मैकेनिकल कंट्रोल में जो हमारे पास बेसिकली लेबर होती है और डिवाइसेस होती हैं, तो डिवाइसेस और लेबर की मदद से हमारे पास पेस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेस्ट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स। तो जब हम पेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने पेस्ट को मैनेज करना है, सो व्हाट डज इट मीन्स, ऑब्वियसली इट विल मीन दैट वी विल कंट्रोल द हार्मफुल इंसेक्ट्स। जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है उनकी पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल करना है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोपेस्टिसाइड यूज्ड अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट। बायोपेस्टिसाइड अगेंस्ट मीन्स कि हमारे पास बायोपेस्टिसाइड मतलब कुछ लिविंग पेस्टिसाइड आपके पास होगा, इसका मतलब वी आर यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द पेस्ट। बैसिलस, राइजोबियम, सुडोमोनास और ज़ैंथोमोनास। So obviously for controlling the pest we will use Bacillus thuringiensis। जो बीटी हमारे पास होता है, बीटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इट विल ऑल्सो कम अंडर योर माइक्रोबियल कंट्रोल, उसको हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट। नेक्स्ट, रॉबर मॉथ इज नोन एज। रॉबर मॉथ जो हमें हनीबीज में देखने को मिलती है, हनीबी की हमारे पास एनिमी आती है, इट इज अ मेन एनिमी ऑफ द हनीबीज। ठीक है, तो जो हनी आपके पास होता है, हनी को ये स्टील करके आपके पास कंज्यूम कर लेती है, उसके ऊपर ये फीड करती हैं और उसकी वजह से जो हनीबीज होती हैं वो अपने घर को पूरी तरह से खाली कर सकती हैं, एम्प्टी भी कर सकती हैं।
तो इसी को क्या कहा जाता है, रॉबर मॉथ भी इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रॉबर मॉथ। तो रॉबर मॉथ इज नोन एज योर Acherontia theratria, Acherontia atropos and Agrius convolvuli, and your right answer will be Acherontia stites. This is the robber moth जो हमें हनीबीज में देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली अब एक तो रॉबर मॉथ है, बट वी हैव डिफरेंट डिजीजेज ऑल्सो जो हमें हनीबी में देखने को मिलते हैं। तो वी शुड स्टडी दोज डिजीजेज ऑल्सो कि कौन कौन सा डिजीज आते हैं। यूरोपियन फाउल ब्रूड, अमेरिकन फाउल ब्रूड, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन विच पार्ट ऑफ माउथ पार्ट्स इज रूडिमेंट्री इन द थ्रिप्स। तो थ्रिप्स की अगर हम बात करते हैं, थ्रिप्स में वी हैव रास्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट। रास्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड थ्रिप्स के माउथ पार्ट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनते हैं थ्रिप्स के माउथ पार्ट। थ्रिप्स के माउथ पार्ट हमें एसिमेट्रिकल भी देखने को मिलते हैं, दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि थ्रिप्स के माउथ पार्ट में हमें मैंडिबल का पेयर देखने को नहीं मिलता। अ पेयर ऑफ मैंडिबल इज नॉट प्रेजेंट, रादर उसमें से कोई एक ही मैंडिबल प्रेजेंट होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द माउथ पार्ट, इसमें कौन सी मैंडिबल प्रेजेंट होती है, ओनली लेफ्ट मैंडिबल इज प्रेजेंट एंड राइट मैंडिबल इज एब्सेंट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ माउथ पार्ट इज रूडिमेंट्री इन द थ्रिप्स। रूडिमेंट्री का मतलब क्या है, जो चीज खराब है या फिर विच इज नॉट प्रेजेंट या फिर उसका होना ना के बराबर ही होता है। तो रूडिमेंट्री जो हमारे पास थ्रिप्स में माउथ पार्ट आते हैं, दैट इज द राइट मैंडिबल। जो लेफ्ट मैंडिबल होती है, लेफ्ट मैंडिबल आपके पास प्रेजेंट होती है थ्रिप्स में। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस दैट लेफ्ट मैंडिबल इज प्रेजेंट। तो एग्जामिनर दोनों वे से किसी भी वे में क्वेश्चन पूछ सकता है, विच पार्ट ऑफ माउथ पार्ट इज प्रेजेंट इन द थ्रिप्स। अगर प्रेजेंट पूछा जाएगा तो उसमें लेफ्ट मैंडिबल आएगा, और अगर एब्सेंट पूछा जाएगा तो उसमें राइट मैंडिबल आएगा। माउथ पार्ट आपके पास रास्पिंग एंड सकिंग आ जाते हैं, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स आर सी। तो यहाँ पे मैंने आपके पास लिस्ट इंक्लूड कर दी है। च्यूइंग एंड लैपिंग, हनी बी, रास्पिंग एंड सकिंग थ्रिप्स, 3 स्टाइलेट्स प्रेजेंट होती हैं। साइफनिंग हमारे पास आता है बटरफ्लाई, स्पॉन्जिंग इज योर हाउस फ्लाई। पियर्सिंग एंड सकिंग, मस्किटो, एफिड, बग्स, लीफ हॉपर हमारे पास आएंगे। बाइटिंग एंड च्यूइंग वी हैव कॉकरोच, लोकस्ट, ग्रास हॉपर और क्रिकेट। इनमें हमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, द इंसेक्ट प्रोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ। जो इंसेक्ट का प्रोक्यूटिकल हमारे पास होता है वो किसका बना होता है, एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल, एपीक्यूटिकल प्लस एक्सोक्यूटिकल, सीमेंट लेयर प्लस वैक्स लेयर एंड एंडोक्यूटिकल प्लस हाइपोडर्मिस। नाउ व्हाट इज प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी में जो सबसे कॉमन फीचर हमारे पास होता है, दैट इज द एक्सोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन का काम ही क्या होता है, इंसेक्ट की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एक्सो मीन्स आउटर, बाहर, और स्केलेटन मीन्स स्केलेटन ही जो हमारे पास होता है। तो एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर जो हमें स्केलेटन देखने को मिलेगा, दैट इज द एक्सोस्केलेटन। अब ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये किसका बना होता है, सो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्यूटिकल प्लस एपिडर्मिस। क्यूटिकल और एपिडर्मिस का बना होता है। तो एपिडर्मिस तो आपके पास सेलुलर लेयर होती है, सेल वाली लेयर हमें देखने को मिलती है, लिविंग लेयर है, सेलुलर लेयर है। whereas एपिडर्मिस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन एज वेल एज प्रोटीन्स। क्यूटिकल की लेयर आपके पास नॉन लिविंग लेयर आती है, लिविंग हमारे पास नहीं होती है, नॉन सेलुलर भी हमारे पास होती है। एंड क्यूटिकल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड होता है। तो क्यूटिकल की ही डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, क्यूटिकल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एपीक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। तो here you can see also over here like this। तो पहले तो एपिडर्मिस की लेयर हमारे पास आती है, जो बेसल लेयर आती है, दैट विल बी द एपिडर्मिस। देन एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर आती है, दिस कंप्लीट लेयर, इट इज द क्यूटिकल। ये कौन सी लेयर आती है, क्यूटिकल। इसी क्यूटिकल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज योर एपीक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है प्रोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ। तो इसी प्रोक्यूटिकल को फर्दर डिवाइड किया जाता है इन योर एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ठीक है, किसमें डिवाइड करते हैं, एक्सोक्यूटिकल, ये जो ऊपर की लेयर आ जाएगी, और नीचे वाली आपके पास आती है एंडोक्यूटिकल। तो क्वेश्चन में इट इज आस्क्ड व्हाट इज प्रोक्यूटिकल मेड अप ऑफ। So procuticle is made up of your endocuticle and exocuticle। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर। एक्सोस्केलेटन हमारे पास किससे बना होता है, और व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, क्या स्ट्रक्चर हमें एक्सोस्केलेटन का देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, बट यस क्वेश्चन इससे भी आपके पास बन सकता है, एक्सो प्लस एंडोक्यूटिकल।
देन नेक्स्ट, इंसेक्ट का जो अनाटमी वाला पार्ट होता है, अनाटमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज द फोर गट। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आपके पास क्या है, दैट फोर गट इज एक्टोडर्मल एंड हाइंड गट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट कह रहा है फोर गट इज एक्टोडर्मल एंड मिड गट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब बताओ इसमें से सही आपके पास क्या है। तो देखो फोर गट एक्टोडर्मल है, ये तो बात सही है, पर हाइंड गट भी एक्टोडर्मल ही होता है, हाइंड गट इज नॉट मेसोडर्मल। तो पहला पॉइंट हमारे पास गलत है। दूसरे पॉइंट में फोर गट इज एक्टोडर्मल, सही बात है। मिड गट इज एंडोडर्मल, यस इट इज ऑल्सो राइट, मिड गट हमें एंडोडर्मल ही देखने को मिलता है। तो जो फोर गट और हाइंड गट हमारे पास होते हैं, दीज आर योर एक्टोडर्मल, वेयर एज मिड गट हमारे पास होता है एंडोडर्मल। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। फोर गट इज मेड अप ऑफ, माउथ से बना होता है, माउथ के बाद हमारे पास आता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद वी हैव ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद वी हैव क्रॉप, और क्रॉप के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस को हमारे पास गिजार्ड भी कहा जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस इज ऑल्सो नोन एज गिजार्ड। और क्रॉप हमारे पास होता है, क्रॉप एक स्टोरेज चैम्बर का काम भी करता है, इट विल हेल्प इन स्टोरिंग द फूड एज वेल। जब तक फूड हमारे पास आगे पास नहीं होता, इट कैन बी स्टोर्ड इन द क्रॉप। तो ये जो आगे वाला जो फर्स्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोरगट। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज पार्ट्स इन अ सीक्वेंस ओनली, कि पहले माउथ आएगा, फिर फेरिंग्स है, फिर आपके पास इसोफेगस है, फिर क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस। क्योंकि आपके पास कभी कभी ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए भी आ जाता है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है दैट क्रॉप इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द गट, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दैट क्रॉप इज अ पार्ट ऑफ द फोरगट। तो फोरगट का मेन काम होता है खाने को इंजेस्ट करना, खाने को खाना, ताकि इंसेक्ट आपके पास खाने को खा सके। फिर हमारे पास आते हैं मिडगट। मिडगट का मेन काम होता है खाने में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। सो मिडगट में भी हैव वेंट्रिकुलस हमारे पास आते हैं, मिडगट सीके हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, दे विल हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन। एंड देन मिडगट के बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड गट। हाइंड गट इज मेड अप ऑफ पाइलोरस, इलियम, रेक्टम और एनस, इनसे हमारे पास बनता है हाइंड गट, एंड हाइंड गट इज अगेन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। मिडगट और हाइंड गट के बीच में ये जहां पे जॉइंट आपको दिख रहा है, इसी जॉइंट से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास निकल रहा है, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज माल्फिजियन ट्यूब्यूल। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हमारे पास एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी में से वेस्ट निकालने में, एक्सक्रीटा जो वेस्ट होता है उसको निकालने में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स विल हेल्प। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन। हाइंड गट का मेन काम होता है जो भी वेस्ट होता है बॉडी का, बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालना, टू थ्रो द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज द फंक्शन ऑफ द हाइंड गट। नेक्स्ट, termites have symbiotic protozoa for digestion of cellulose in which part of the digestive system? तो अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो तो आपने देखा, लेकिन इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में कई बार सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ, जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी रहते हैं इंसेक्ट के गट के अंदर ही। तो वो बेसिकली अपने आप भी वहां पे सरवाइव करते हैं और वो इंसेक्ट को खाना पचाने में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्माइट्स, तो टर्माइट्स में प्रोटोजोआ वहां पे रहते हैं, प्रोटोजोआ को वहां पे घर मिला हुआ है, और साथ के साथ वो टर्माइट्स को सेलुलोज को पचाने में भी हेल्प आपके पास करते हैं। अब ये टर्माइट्स कहाँ पे रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, सो दे आर प्रेजेंट इन दी हाइंड गट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमें इंसेक्ट्स में भी पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। अकरेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज सीन व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। अब पार्थिनोजेनेसिस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ यंग वंस हमारे पास बनते हैं। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अगर हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उस प्रोसेस को हमारे पास क्या कहा जाता है। जो पार्थिनोजेनेसिस होती है उससे आपके पास या तो फीमेल ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं, या तो मेल ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं, या तो बोथ मेल एंड फीमेल भी आ सकते हैं। तो अगर हमें सिर्फ फीमेल ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज योर थैलीटोकी। क्या बोलेंगे उसे हम, थैलीटोकी। अगर हमें मेल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं कि सिर्फ मेल आपके पास आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं आर्हेनोटोकी।
और वेराज अगर हमें दोनों तरह के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, तो उसे हम बोलते हैं एम्फीटोकी। दैट विल बी योर एम्फीटोकी। तो ये टर्म्स आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, दीज टर्म्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। देन वी हैव CIPM. CIPM is the Consortium on Insect Pest Management. Consortium of IPM. तो बेसिकली जब हमारे पास IPM रिसेंटली स्टार्ट हुआ था कि हमें IPM की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, हमें सोलली जो केमिकल प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वी शुड गो अलॉन्ग विद द IPM प्रैक्टिसेस, उनको भी हमें देखना चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए थे, और यूएस में 2 मेन प्रोजेक्ट हमारे पास आए थे। एक आया था हफेकर प्रोजेक्ट और दूसरा हमारे पास आया था CIPM प्रोजेक्ट। तो हफेकर प्रोजेक्ट हमारे पास पहला प्रोडक्ट था जो कि IPM को स्टडी करने के लिए आया था, कि हमने कुछ क्रॉप्स को स्टडी किया था उसमें, और फिर उसमें देखा था कि कैसे हमारे पास IPM उसमें बेनिफिशियल देखने को मिलता है। ठीक है, तो हफेकर वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। हफेकर के बाद जो सेकेंड हमारे पास आया था प्रोजेक्ट, दैट वाज द CIPM। अब CIPM हमारे पास आया था 1979 to 85 में, और उसमें से इसमें से कौन सी क्रॉप को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सी क्रॉप को इंक्लूड किया गया था, रादर आपसे ये पूछा गया इसमें से कौन सी क्रॉप को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो योर राइट आंसर विल बी सिट्रस। CIPM वाले प्रोजेक्ट में हमने सिट्रस की क्रॉप को स्टडी नहीं किया था, एप्पल, अल्फाल्फा, सोयाबीन, इन क्रॉप्स को आपके पास स्टडी किया गया था। देन हाई सीड रेट अर्ली प्लांटिंग आर रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। अब जो पेस्ट हमारे पास होते हैं, पेस्ट की मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल हमारे पास किया जाता है। तो अगर हम ज्यादा सीड रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांटिंग भी हम अर्ली कर रहे हैं, तो इसको मेनली हम कौन से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये सॉर्गन, स्टेम बोरर्स, शूट फ्लाई, पिंक बॉलवर्म या फिर राइस गॉल मिच। एंड योर राइट आंसर विल बी सॉर्गम शूट फ्लाई। जो शूट फ्लाइज हमारे पास आती है अथेरिगोना सोकाटा, उन्हें ही मेनली कंट्रोल करने के लिए हाई सीड रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली जो शूट फ्लाइज होती है वो प्लांट को यंग स्टेज में ही अटैक करती हैं, जो 6 लीफ स्टेज होती है उसमें ही वो प्लांट के ऊपर अटैक करती है, एंड अल्टीमेटली इट कैन किल द जर्मिनेटिंग प्लांट। तो जर्मिनेटिंग प्लांट आपके पास मर भी सकता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा हम बीज लगा देते हैं, ताकि अगर प्लांट्स में अटैक आएगा भी तो जिन प्लांट्स में अटैक आएगा वो मर जाएंगे, उन्हें फिर हम अपरूट करके उखाड़ देंगे। ज्यादा हमने लगाए होंगे तो अल्टीमेटली कुछ प्लांट्स हमारे पास बच जाएंगे, एंड देन इट विल बी फाइन। तो हम हायर सीड रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दी सॉर्गम शूट फ्लाई। कैस्टर इज यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप इन टबैको फॉर। तो कैस्टर को मेनली हम ट्रैप क्रॉप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं टबैको में, और कौन से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? आई होप इट इज अ इजी क्वेश्चन, ये आप सबको आना भी चाहिए, एंड योर आंसर विल बी स्पोडोप्टेरा। वेरी गुड। ट्रैप क्रॉप्स आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैप क्रॉप्स वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन से क्रॉप में किसे हम एज अ ट्रैप क्रॉप इस्तेमाल करते हैं। तो विद दिस ओनली हैव इंक्लूडेड डिफरेंट मेथड्स। जो कल्चरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल है उसमें कौन कौन से मेथड्स हमारे पास आते हैं। देन मैंने ट्रैप क्रॉप्स भी आपके पास इंक्लूड कर दी है, कौन कौन सी ट्रैप क्रॉप्स हमारे पास यूज करी जाती हैं। फिर सर्टेन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमारे पास आते हैं वो भी मैंने आपके पास इंक्लूड कर दिए। आप इनसे भी गो थ्रू कर सकते हैं वंस। अलोंग आई हैव एडेड मैकेनिकल मेथड जो हमारे पास होते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एंड अलोंग विद दैट जो फिजिकल मेथड्स हमारे पास आते हैं, फिजिकल मेथड भी मैंने आपके पास यहाँ मेंशन कर दिए हैं, तो आप इन्हें एक बार रीड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो थ्रू विद दीज वंस। ठीक है, याद आपने ये रखना है एक चीज और, जो लाइट ट्रैप्स हमारे पास आते हैं, लाइट ट्रैप्स विल कम इन योर फिजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, जो लाइट ट्रैप्स है वो फिजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में आते हैं। उसके अलावा जितने भी और ट्रैप्स हैं वो हमें मैकेनिकल मेथड में ही देखने को मिलेंगे। फेरोमोन है, स्टिकी है, बेट ट्रैप है, ऑल ऑफ दीज विल कम इन योर मैकेनिकल मेथड, पर जो लाइट ट्रैप्स हमारे पास आते हैं दे विल कम इन योर फिजिकल मेथड ऑफ द पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, चलो अब अगला हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट लीव अ पेस्ट रेजिड्यू मीन्स। क्या होगा इसका मतलब बताओ। टेक सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये आपके पास अच्छा सवाल है, इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन इट विल बी अ गुड क्वेश्चन। बताओ द कॉन्सेप्ट लीव अ पेस्ट रेजिड्यू मीन्स। तो लीव अ पेस्ट रेजिड्यू का मतलब हमारे पास आता है कि लीव अ पेस्ट,
आईपीएम से एसोसिएटेड हमें ये देखने को मिलता है कि हमने पेस्ट को छोड़ देना है। लीव अ पेस्ट, लीव अ पेस्ट मतलब फील्ड में आप पेस्ट को छोड़ दोगे। तो फील्ड में पेस्ट को छोड़ने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने फील्ड में जो पेस्ट है पेस्ट को रिलीज कर देना है। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम पेस्ट को रिलीज कर रहे होंगे। तो क्या मतलब इसका आपके पास निकल के आता है? कंजर्व नेचुरल एनिमी, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कीप द पेस्ट इन द फील्ड और लीव द पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन द फील्ड। तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? अगर हम पेस्ट को फील्ड में छोड़ रहे हैं तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए तो नहीं छोड़ रहे कि वो क्रॉप को खा लेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर इसलिए जरूर छोड़ रहे होंगे कि अगर फील्ड में पेस्ट रहेगा तो पेस्ट को ढूंढते ढूंढते जो पैरासिटॉइड्स होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो नेचुरल एनिमीज होते हैं, तो जो नेचुरली पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉपुलेशन हमारे पास बढ़ती है। तो हमें केमिकल्स का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर फील्ड में थोड़ा बहुत पेस्ट रहेगा तो उससे आपके पास जो नेचुरल एनिमीज होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी फील्ड में बढ़ती है और वो नेचुरली फिर वो हमारे पास पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करने में मदद करते हैं। तो जो लीव अ पेस्ट रेजिड्यू हमारे पास आता है, इट बेसिकली मीन्स वी हैव टू कंजर्व द नेचुरल एनिमी। जो नेचुरल एनिमीज है उसे हमने कंजर्व करना है और फिर ये हमारे पास ऑटोमेटिकली पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। Now, pest population that will cause incremental damage equal to the cost of preventing damage is called as। अब इतनी पेस्ट पॉपुलेशन जो हमारे पास इंक्रीमेंटल डैमेज, इतना ज्यादा डैमेज कर देती है कि वो बराबर आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज के, कि अब अगर आपने अगर डैमेज को रोकना है कि क्रॉप में ज्यादा डैमेज ना हो तो उसको रोकने में भी उतना ही पैसा आपके पास लग जाएगा जितना आपके पास नुकसान हो चुका है। कोई फायदा नहीं होगा वो आपके पास क्रॉप को बचाने का। इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज योर EIL। क्या कहा जाता है? EIL। EIL इज योर इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इसे कहा जाता है। नाउ अब इन्हीं चीजों को हम एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट आती है। पर उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, चलो। द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ पेस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पेस्ट पॉपुलेशन की डेंसिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेरी इंटरवेंशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल, जिसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल का कोई असर नहीं पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? ETL, EEIL, EIL और GEP। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी गुड। इसमें सही जवाब आपके पास क्या आता है? जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, GEP हमें देखने को मिलता है। अब सी GEP हमारे पास क्या होता है? बेसिकली GEP इज, जब भी हम किसी भी फील्ड में विजिट करते हैं, कभी भी फील्ड में आप कितना भी स्प्रे कर लीजिए, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, बायोलॉजिकल मेथड हो, फिजिकल हो, मैकेनिकल हो, कल्चरल हो, कुछ भी हो, जब भी हम पेस्ट में फील्ड में जाएंगे, फील्ड में हमें एक एवरेज नंबर ऑफ पेस्ट हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। कुछ ना कुछ पेस्ट की पॉपुलेशन हमेशा फील्ड में प्रेजेंट ही रहती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? GEP उसे कहा जाता है। अब ये जो GEP है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम मतलब कि ठीक है पेस्ट इस पॉपुलेशन पे है पर भी वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बस वो फील्ड में प्रेजेंट है। अब इस पॉपुलेशन से, इस लेवल से पॉपुलेशन या तो बढ़ सकती है या तो कम भी आपके पास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है, कम होती है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट भी आते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेजर पेस्ट, की पेस्ट, माइनर पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट हमारे पास आते हैं। दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर GEP। इसी से एसोसिएटेड हमें वो देखने को मिलते हैं। तो ग्राफ हम देख लेते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास तीन चीजें हमने देखनी है। फर्स्ट इज योर डैमेज बाउंड्री, सेकेंड हमारे पास आता है ETL और थर्ड हमारे पास आ जाएगा EIL। तो फर्स्ट इज योर डैमेज बाउंड्री, देन डैमेज बाउंड्री के बाद हमारे पास आ जाता है ETL, ETL और ETL के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? EIL। नाउ यू कैन सी जो डैमेज बाउंड्री हमारे पास होती है, डैमेज बाउंड्री के नीचे जितनी भी पेस्ट की पॉपुलेशन है, ग्राफ आपके पास बने, दो चीजें प्लॉट करी गई है। टाइम है आपके पास, टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को प्लॉट किए गए हैं। सो टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ इंसेक्ट आपके पास बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेस्ट की पॉपुलेशन जब तक डैमेज बाउंड्री से नीचे हमें देखने को मिल रही है, दैट पेस्ट पॉपुलेशन इज बिलो डैमेज बाउंड्री। तो उससे हमारे पास क्या होता है कि अब जब पेस्ट की पॉपुलेशन डैमेज बाउंड्री के नीचे है
तो डैमेज बाउंड्री के नीचे होने का मतलब है कि यहाँ पर जो पेस्ट है वो क्रॉप को कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं पहुंचा रहा है, आर्थिक लॉस नहीं पहुंचा रहा है, और इस टाइम पे हम पेस्ट की पॉपुलेशन को मेजर भी नहीं करते। जैसे ही पेस्ट की पॉपुलेशन डैमेज बाउंड्री पर पहुंचती है, एज सुन एज द पेस्ट पॉपुलेशन रीचेस डैमेज बाउंड्री, जैसे ही पेस्ट पॉपुलेशन डैमेज बाउंड्री तक पहुंचेगी तभी हम पेस्ट की पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग दी पेस्ट पॉपुलेशन। नाउ अब ये जो पेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, अब यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करना शुरू करा है। यहाँ पर हम पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग दी पेस्ट पॉपुलेशन। तो हमने पेस्ट पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है कि पेस्ट पॉपुलेशन कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन यहाँ से भी बढ़ सकती है, बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन पहुंच जाएगी ईटीएल तक। ईटीएल इज योर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे जैसे ही पेस्ट की पॉपुलेशन पहुंचती है, एज द पॉपुलेशन रीचेस ईटीएल, इस टाइम पर हमने पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। वी विल कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। इस टाइम पे हम पॉपुलेशन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, वी विल कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन जैसे ही पॉपुलेशन आपके पास ईटीएल तक पहुंच जाएगी, ठीक है, विच इज योर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। नाउ अब हमारे पास एक टाइम गैप होता है। अब ईटीएल और ईआईएल के बीच में आपको कुछ टाइम गैप दिख रहा होगा, वी हैव अ स्मॉल टाइम गैप। सो ईटीएल और ईआईएल के बीच में ये टाइम आपके पास इसीलिए दिया जाता है ताकि आप ईटीएल और ईआईएल के बीच में ही पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले और कंट्रोल करके पॉपुलेशन को दोबारा से ईटीएल से नीचे लाया जा सके। लेकिन अगर हम ईटीएल और ईआईएल के बीच में पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते तो पॉपुलेशन हमारे पास और ज्यादा ग्रो कर जाएगी। पॉपुलेशन विल ग्रो फर्दर एंड इट विल क्रॉस योर ईआईएल। पॉपुलेशन हमारे पास ईआईएल को क्रॉस कर जाती है। वंस द पॉपुलेशन क्रॉसेस ईआईएल, फिर हमारे पास पेस्ट को कंट्रोल करने का कोई भी बेनिफिट नहीं रह जाता है। तो हमें जब भी पेस्ट को कंट्रोल करना है, वी शुड कंट्रोल इट एट ईआईएल, एट ईटीएल। ईटीएल और ईआईएल के बीच में ही पेस्ट की पॉपुलेशन कंट्रोल करी जाती है। वंस द पॉपुलेशन हैज गॉन बियॉन्ड ईआईएल, एक बार पॉपुलेशन ईआईएल को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, उसके बाद हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। जितना खर्चा हमारे पास पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में आ जाएगा, उतनी हमारे पास पूरी क्रॉप लगाने की कॉस्ट होगी। सो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, बिल्कुल भी फायदा या बेनिफिट हमें इसका देखने को नहीं मिलता है। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास आती है, डैमेज बाउंड्री, ईटीएल एंड ईआईएल। डैमेज बाउंड्री जहां से हम डैमेज को मेजर करना शुरू कर देते हैं, दैट इज अ डैमेज बाउंड्री। ईटीएल जहां से हम पेस्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, और ईआईएल से ऊपर पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जीईपी पेस्ट की वो एवरेज पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलती है, जो हमारे पास फील्ड में हमेशा प्रेजेंट होती है, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फील्ड। तो मैंने आपके पास जीईपी की पेस्ट, मेजर, माइनर, रेगुलर पेस्ट, इनकी डेफिनेशंस भी आपके पास ऐड कर दी, यू कैन गो थ्रू दीज वंस एज वेल। स्पोरैडिक पेस्ट, पोटेंशियल, एंडेमिक और एपिडेमिक पेस्ट। स्पोरैडिक पेस्ट हमारे पास कौन से होते हैं? जिन पेस्ट का अटैक हमें हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। यूजुअली इनकी पॉपुलेशन नेग्लिजिबल होती है, हर साल हमें इस पेस्ट का अटैक फील्ड में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास 2-3 साल में या 3-4 साल में हमें एक बड़ा हमला जरूर देखने को मिलता है। एक बड़ा हमला हमारे पास आता है इस पेस्ट का, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरैडिक पेस्ट इसे कहा जाता है। तो हर साल हमें कोई बड़ा अटैक इसका देखने को नहीं मिलेगा, बट इन अ सर्टेन ईयर, किसी स्पेसिफिक ईयर में हमें इसका बड़ा अटैक देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट वो होते हैं जो प्रेजेंट डेट में, आज की डेट में कोई भी नुकसान क्रॉप को नहीं पहुंचा रहे हैं। इन द प्रेजेंट डेट दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द क्रॉप, बट यस हो सकता है आने वाले टाइम में वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए हम उनको अभी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड हेंस दे आर नोन एज योर पोटेंशियल पेस्ट्स। देन इफेक्टिव मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ बनाना बंची टॉप। अब जो बनाना बंची टॉप हमारे पास आता है, BBTV, बनाना बंची टॉप इज अ वायरल डिजीज। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है अगर कोई डिजीज वायरल है, वायरल डिजीज का इंसिडेंस हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम टिश्यू कल्चर वाले प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं। तो BBTV को कंट्रोल करने के लिए टिश्यू कल्चर वाले प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो BBTV, बनाना बंची टॉप, इट इज अ वायरल डिजीज। वायरस की वजह से हमें देखने को मिलता है। ट्रांसमिट इसे कौन करते हैं? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एफिड, एंड एफिड इज योर पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। बनाना एफिड हमारे पास आते हैं पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा।
वही हमारे पास वेक्टर की तरह काम करते हैं, ट्रांसमिट द एफिड। जो वायरस है हमारे पास, वायरस बिलोंग्स टू दी बाबू वायरस, बाबू जीनस हमारे पास आती है वायरस की, बाबू वायरस जीनस को ये बिलोंग करता है, तो हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज योर बाबू वायरस। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल का इस्तेमाल हमारे पास किया जा सकता है। नेक्स्ट, डाइफा एफिडिवोरा इज अ प्रेडेटर ऑफ। डाइफा एफिडिवोरा हमें कौन से पेस्ट का प्रेडेटर देखने को मिलेगा, मेज स्टेम बोरर, एफिड, कॉटन व्हाइट फ्लाई और ब्राउन प्लांट हॉपर। सो शुगर केन एफिड विल बी योर राइट आंसर। इसका हमारे पास प्रेडेटर आता है डाइफा एफिडिवोरा। मेज स्टेम बोरर हमारे पास क्या आ जाएगा, टिलो पार्टेलस हमें देखने को मिलता है, कॉटन व्हाइट फ्लाई हमारे पास आ जाएगी, एंड ब्राउन प्लांट हॉपर विल बी योर नीला पर्वता ल्यूजेंस। देन व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन टॉप बोरर। शुगर केन टॉप बोरर का साइंटिफिक नाम हमें क्या देखने को मिलेगा, सिकैरिकोकस सिकैरी, एल्यूरोबोलस पेरोडेंसिस, पायरेला पर्प्यूसिला और स्कर्पोफैगा एक्सर्पटालिस। तो टॉप बोरर की अगर हम बात करते हैं, टॉप बोरर शुगर केन के प्लांट्स को दोनों स्टेजेस में इफेक्ट करते हैं। जो प्लांट की यंग स्टेज होती है उसमें भी इफेक्ट किया जाता है, वेयर एज केन फॉर्मेशन के बाद भी इफेक्ट करते हैं। तो यंग स्टेज में जब प्लांट्स हमारे पास होते हैं तो उसमें आपके पास लीव्स में होल्स वगैरह कॉज कर देंगे, होल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, डेड हार्ट के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। वेयर जब यंग स्टेज आपके पास आएगी केन्स में, तो केन्स में भी आपके पास फीडिंग करते हैं, केन्स में बंची टॉप का अकरेंस हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द टॉप बोरर। स्कर्पोफैगा एक्सर्पटालिस कंट्रोल करने के लिए आइसोटीमा जावेंसिस का इस्तेमाल आपके पास किया जा सकता है, जो कि पैरासिटोइड आ जाएगा। तो हियर इज द लिस्ट ऑफ शुगर केन पेस्ट। शुगर केन में जो मेन पेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, शूट बोरर, गुरदासपुर बोरर एंड द इंटरनोड बोरर। नाउ फिर हमारे पास आता है द पुश पुल स्ट्रैटेजी इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्टेम बोरर ऑफ द विच क्रॉप। अब ये पुश पुल स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसे हम अभी देखेंगे विद अ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि पुश पुल स्ट्रैटेजी हमें कौन सी क्रॉप में देखने को मिलती है, राइस, व्हीट, मेज और शुगर केन। पुश और पुल वर्ड का मतलब तो समझते हो ना, पुश का मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश मतलब खींचो, पुल मतलब धक्का देना, किसी चीज को धकेलना, दैट इज पुल। तो आंसर हमारे पास इसमें क्या आता है, मेज। नाउ व्हाट इज द पुश पुल स्ट्रैटेजी, पुश पुल स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या होती है, सी इन द सेंटर वी हैव द मेज प्लांट। ठीक है, सेंटर में हमारे पास कौन सा प्लांट है, मेज प्लांट हमारे पास आता है। नाउ अब ये जो मेज प्लांट है, इसी मेज प्लांट के साथ में हमने क्या किया है, मेज प्लांट के साथ में हमने डेस्मोडियम की ग्रास को लगाया है। क्या करा है हमने, डेस्मोडियम की ग्रास को लगाया है। अब डेस्मोडियम को हमने एज अ इंटरक्रॉप लगाया है, तो ये जो डेस्मोडियम है ये पुश करने का काम करती है। पुश मतलब धक्का देना, ठीक है, तो पुश मतलब इट विल कीप द पेस्ट अवे। बेसिकली हम जब मेज के बीच में आपके पास डेस्मोडियम के प्लांट्स लगाते हैं, इसमें से फाउल आपके पास केमिकल्स निकलते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि स्टेम बोरर की जो मॉथ्स हैं, मॉथ को रिपेल करने का काम करेंगे। तो जो मॉथ्स होंगी उन्हें ये प्लांट से दूर रखेंगे, इसकी खुशबू की वजह से मॉथ आपके प्लांट की तरफ नहीं आ पाएगी। तो ये क्या करा, इसने पुश कर दिया है प्लांट को, इट इज पुशिंग द प्लांट। फिर आज दूसरा हमारे पास क्या है, पुल। पुल की अगर हम बात करते हैं तो पुल हमारे पास क्या करेगा, पुल विल बी और नैपियर ग्रास, नैपियर ग्रास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो नैपियर ग्रास होती है, नैपियर ग्रास में से केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये केमिकल्स हमारे पास अपनी तरफ मॉथ को अट्रैक्ट कर लेंगे, मॉथ इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और इनके ऊपर जाके एग लेइंग आपके पास कर देगी। तो ये जो पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी है, इसका इस्तेमाल हमारे पास किया जाता है मेज स्टेम बोरर में। जो मेज का स्टेम बोरर है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट। ठीक है, तो लाइक दिस ये पुश पुल स्ट्रैटेजी हमारे पास आती है। तो मेज के बीच में इंटरक्रॉप में लगाई जाएगी डेस्मोडियम, डेस्मोडियम यहाँ से मॉथ को रिपेल करेगी, उसे पुश करेगी, और जो आपके पास नैपियर ग्रास होंगी वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी ताकि वो यहाँ पे एग लेइंग करे, और जो मेज का प्लांट होगा वो हमारे पास पेस्ट के अटैक से बच जाएगा। Which among the following can be used to control the rhinoceros beetle? राइनोसेरॉस बीटल का नाम क्या जाता है, ओरेक्टिस राइनोसेरॉस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और राइनोसेरॉस बीटल को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटाराइजियम, ब्यूवेरिया, हिर्सुटेला और वर्टिसिलियम। तो जो सबसे कॉमन हमारे पास आता है दैट विल बी मेटाराइजियम। ठीक है, मेटाराइजियम का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। राइनोसेरॉस बीटल में जो आपके पास मेल बीटल्स होते हैं, मेल बीटल्स का जो हेड होता है, हेड के ऊपर हमें हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
हेड पर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑन द मेल बीटल्स। ओके, एंड देन फीडिंग की वजह से डायमंड शेप कट्स हमें देखने को मिलते हैं। डायमंड शेप कट्स आर सीन ऑन द बॉडी ऑफ द बीटल। सो ये भी हमारे पास आ जाएगा। सो दीज कैन बी यूज टू कंट्रोल द राइनोसिरोस बीटल। इसे कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल आपके पास किया जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, करेक्ट द स्टेटमेंट अंडरहिल वैरायटी ऑफ व्हीट इज रेजिस्टेंट टू एरियोसोमा लेनिजरम। वो एरियोसोमा लेनिजरम के लिए रेजिस्टेंट होती है। विंटर वेजिटेन इज रेजिस्टेंट टू मेटियोला डिस्ट्रक्टर। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। तो अंडरहिल जो वैरायटी हमारे पास आती है, अंडरहिल वैरायटी हमें व्हीट में देखने को मिलती है, बट इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू एरियोसोमा बिकॉज एरियोसोमा हमारे पास एप्पल का पेस्ट आ जाता है। तो अंडरहिल जो वैरायटी इट इज रेजिस्टेंट टू मेटियोला डिस्ट्रक्टर हेजियन फ्लाई, वेयरएज जो विंटर वेजिटेन है इट इज रेजिस्टेंट टू एरियोसोमा। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास ऑपोजिट लिख दी गई हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों ही हमारे पास इनकरेक्ट आती हैं, दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास आएंगी। नाउ एंटीजोनोसिस टर्म इज गिवन बाय, अब एंटीजोनोसिस जो टर्म है इट इज एसोसिएटेड विद योर एचपीआर, पोस्ट प्लांट रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड ये टर्म हमारे पास आती है। तो एंटी बेसिकली मींस अगेंस्ट एंड ज़िनोसिस मींस गेस्ट। ज़िनोसिस मींस गेस्ट। तो अगेंस्ट गेस्ट की गेस्ट के खिलाफ हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली एंटीजोनोसिस में जो आपके पास प्लांट होते हैं, प्लांट में ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या केमिकल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट उसके ऊपर फीड करना ही प्रेफर नहीं करता है। इंसेक्ट विल नॉट फीड ऑन द प्लांट, वो उससे दूर ही रहेगा। तो प्लांट के ऐसे कैरेक्टर्स जिससे वो एक अच्छा होस्ट नहीं बन पाता और इंसेक्ट उसे प्रेफर ही नहीं करता, दैट इज योर एंटीजोनोसिस। और ये टर्म हमारे पास किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय कोगन एंड ऑर्टमैन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन। कि टर्म हमारे पास किसने दी है, कोगन एंड ऑर्टमैन ने हमारे पास दी है। तो यहाँ पे और भी टर्म्स हमारे पास आती हैं जो हमें एंटोमोलॉजी से एसोसिएटेड देखने को मिलती हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमारे पास दी हैं, आई हैव इंक्लूडेड दीज, यू कैन गो थ्रू दीज आल्सो वंस, एक बार आप इन्हें भी रिवाइज कर सकते हैं। देन chemical that affect the pest biology and also affect their progeny are known as, ऐसे केमिकल्स जो पेस्ट की बायोलॉजी को इफेक्ट करते हैं और उनकी प्रोजेनी को भी इफेक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, नॉन प्रेफरेंस, एंटीजोनोसिस, एंटीबायोसिस और टॉलरेंस। वेल अगर वो पेस्ट की बायोलॉजी को और उसकी प्रोजेनी को भी इफेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो पेस्ट के लाइफ साइकिल के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, एंड दैट विल बी योर एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का मतलब क्या होता है, अगेन एंटी मींस अगेंस्ट, बायोसिस मींस लाइफ। तो वो लाइफ के अगेंस्ट हैं, जो पेस्ट की लाइफ है उसके ही खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली एंटीबायोसिस में क्या होता है, ये तीनों मैकेनिज्म्स हमारे पास आते हैं जो हमें एचपीआर के अंडर देखने को मिलते हैं। एचपीआर हमारे पास क्या आता है, एचपीआर इज होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, कि जब भी इंसेक्ट किसी प्लांट के ऊपर फीड करता है, कुछ प्लांट्स में सर्टेन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दो सर्टेन कैरेक्टर्स या तो इंसेक्ट प्लांट के ऊपर फीड ही नहीं कर पाता, या फिर अगर वो फीड करता भी है तो भी इंसेक्ट का ही नुकसान आपके पास होगा, ठीक है, या फिर प्लांट का नुकसान नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें तीन मैकेनिज्म्स हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज योर नॉन प्रेफरेंस और एंटीजोनोसिस, सेकंड इज योर एंटीबायोसिस एंड थर्ड इज योर टॉलरेंस। एंटीजोनोसिस अभी हमने देखा, ये टर्म किसने दिया, कोगन एंड ऑर्टमैन ने, एंड इट मींस अगेंस्ट द गेस्ट, कि गेस्ट के खिलाफ। तो एंटीजोनोसिस में जो प्लांट होते हैं, प्लांट में ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट प्लांट के ऊपर फीड ही नहीं करेगा, दैट इज योर एंटीजोनोसिस। एंटीबायोसिस मींस अगेंस्ट द लाइफ। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंसेक्ट होता है वो प्लांट के ऊपर फीड तो कर लेता है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं कि जब वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएंगे
तो अल्टीमेटली वो इंसेक्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही कॉज करते हैं और इंसेक्ट हमारे पास या तो मर सकता है, या तो वो बहुत वीक हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी प्रोजेनीज हमारे पास वेल डेवलप नहीं आ पाएंगी। तो किसी ना किसी तरह से वो आपके पास उसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। सो दैट इज योर एंटीबायोसिस अगेंस्ट द लाइफ। इंसेक्ट फीड कर लेगा, पर फीड करने के बावजूद भी वो मरेगा ही। और तीसरा क्या है आपके पास, टॉलरेंस। टॉलरेंस में जो इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट के ऊपर फीड तो कर लेते हैं, तो बेसिकली प्लांट इनहेरेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि अगर इंसेक्ट प्लांट के ऊपर अटैक करता भी है तो भी प्लांट की यील्ड में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। यील्ड प्लांट की उतनी ही रहती है, देयर विल बी नो रिडक्शन इन द यील्ड ऑफ द प्लांट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टॉलरेंस। तो ये तीनों मैकेनिज्म्स हैं, ये तीनों मैकेनिज्म्स हमें देखने को मिलते हैं एसोसिएटेड विद द HPR। देन ये आपके पास कुछ केमिकल्स आते हैं। कौन कौन से केमिकल्स हैं जो प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे? डिम्बोआ, गॉसिपोल, सिनिग्रिन और कुकुरबिटेसिन एंड सैलिसिलिक एसिड हमारे पास आ जाएंगे इन डिफरेंट पेस्ट। द बायोलॉजिकल एजेंट यूज्ड टू कंट्रोल वुली एप्पल एफिड। तो वुली एप्पल एफिड हमारे पास इंपॉर्टेंट पेस्ट आता है एप्पल का, और उसे कंट्रोल करने के लिए कौन से बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफिलिनस माली हमारे पास आ जाता है। देन काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर इज। तो जब हम केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो केमिकल कंट्रोल में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हमारे पास आते हैं जो पेस्ट कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं। तो काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, काइटिन इज अ पार्ट ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल किससे बना था? काइटिन और प्रोटीन का। काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब क्या है? रोकना, कि वो काइटिन के बनने को रोक रहा है, काइटिन के सिंथेसिस को। सिंथेसिस मतलब बनना, तो काइटिन के बनने को वो रोकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। एंड दैट विल बी योर डाइफ्लूबेंजुरॉन, साइपरमेथ्रिन, इमिडाक्लोप्रिड और स्पाइनोसैड। योर राइट आंसर विल बी डाइफ्लूबेंजुरॉन। ठीक है, इट इज अ काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर हमारे पास ही आते हैं। तो आजकल हमें इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स देखने को मिलते हैं, उसमें ही आपके पास एक डिफरेंट टाइप्स आती है जो इंसेक्ट की ग्रोथ को मैनिपुलेट हमारे पास करती है। उसकी ग्रोथ का जो नॉर्मल साइकिल है उसमें वो छेड़छाड़ करेंगी और उसकी वजह से आपके पास इंसेक्ट नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर इज अ पार्ट ऑफ वन। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके पास लिस्ट इंक्लूड करी है। स्टमक पॉइजन, फ्यूमिगेंट, रोडेंटिसाइड, मोलेस्किसाइड। सिस्टेमिक कौन कौन से हैं? देन नॉन सिस्टेमिक, कार्बामेट, सिंथेटिक, नियोनिकोटिनॉइड, एवरमेक्टिन, ऑल ऑफ दीज ऑल्सो। ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स और सिंथेटिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंट जो जनरेशन हमारे पास आते हैं, कौन कौन सी जनरेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द आइडियल कंडीशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हमारे पास होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए व्हाट शुड बी द आइडियल कंडीशंस। तो इसका मतलब हमने उसको स्टोरेज में रखना है, तो अगर हम स्टोरेज में रख रहे हैं तो स्टोरेज में कैसी कंडीशंस होनी चाहिए? वहां पे ऑक्सीजन हमारे पास कम होना चाहिए, CO2 हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? लो ऑक्सीजन एंड हाई CO2, ये हमारे पास आइडियल कंडीशन आएगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। वेरी गुड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डिएस्ट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट? अगर हम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट की बात करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हार्डी, सबसे जिद्दी आपके पास स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हमें कौन सा देखने को मिलता है? खपरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेनियम हार्डिएस्ट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हमारे पास आएगा। तो उसकी मैंने लिस्ट आपके पास इंक्लूड कर दी है। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट को आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, इनके नाम और इनकी फैमिली और ऑर्डर भी हमने पढ़े हुए हैं, तो वो भी आपके पास इक्वली इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इससे आपके पास क्वेश्चन बन जाता है एंड द क्वेश्चन विल बी फेयरली इजी टू डू। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसे आप इजीली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इन माय ओपिनियन यू शुड श्योरली रिवाइज इट बिफोर द एग्जाम। एक बार उसे जरूर पढ़ के जाना, बाई चांस आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन दिस वन। एंड खपरा बीटल में हमें एक और मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है, थिग्मोटैक्सिस। थिग्मोटैक्सिस हमारे पास क्या होता है? खपरा बीटल को अगर हमारे पास किसी भी ग्रेन्स में खपरा बीटल का अटैक आया है तो हम क्या कर सकते हैं? जो ग्रेन की बोरी आपके पास होती है जिसमें भी आपने ग्रेन्स को रखा है, उसे आप ऊपर से बोरी से कवर कर दो। ऊपर से बोरी कवर करने से क्या होता है? इनके लार्वास में टेंडेंसी होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे, तो विल कम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, और वो आके सारे के सारे बोरी में चिपक जाते हैं। फिर हम बोरी को रिमूव कर सकते हैं और उसी के साथ आपके पास लार्वास भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये इनका बिहेवियरल मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है, दे विल बिहेव लाइक दिस, और इसी प्रोसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिमूविंग दी खपरा बीटल्स एज वेल फ्रॉम
फ्रॉम द क्रॉप्स, फ्रॉम द ग्रेन्स एज वेल. सो थिग्मोटैक्सिस का मैकेनिज्म भी हमें इसी में देखने को मिलेगा. Which stage of हेलिकोवर्पा causes the most economic damage to the cotton crops? तो कॉटन की क्रॉप्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा डैमेज हेलिकोवर्पा की कौन सी स्टेज कॉज करेगी? लार्वा. लार्वा विल बी द मोस्ट डैमेजिंग स्टेज. सबसे ज्यादा डैमेजिंग स्टेज हमारे पास आती है लार्वल स्टेज. What is the primary action of the insect growth regulators used in the modern pest control? तो देखो नाम से ही समझने की कोशिश करो. IGR, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पेस्ट कंट्रोल के लिए. तो इसका मतलब इंसेक्ट में कुछ बेनिफिट नहीं कर रहे होंगे, नुकसान ही कर रहे होंगे. तो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पॉइजन थ्रू इंजेक्शन नहीं, ये तो आपके पास स्टमक पॉइजन होता. मिमिक और इनहिबिट द हार्मोन्स टू डिस्टर्ब द इंसेक्ट डेवलपमेंट, ये हो सकता है. डिस्ट्रॉय द नर्वस सिस्टम, ये भी आपके पास नहीं होगा, ये तो केमिकल्स भी करते ही हैं. अट्रैक्ट द प्रेडेटर्स टू द इन्फेक्टेड क्रॉप्स, ये भी नहीं हमारे पास होगा. तो आंसर आपके पास क्या जाता है? मिमिक और इनहिबिट द हार्मोन्स. जो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट की ग्रोथ से हार्मोन्स जुड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल मोल्टिंग हार्मोन होता है, जुवेनाइल हार्मोन होता है, काइटिन का सिंथेसिस होता है. इन सब चीजों से जो जुड़े हार्मोन्स होते हैं उन्हें वो कहीं ना कहीं इनहिबिट करते हैं या उनके जैसा काम करते हैं. तो वो एक्स्ट्रा काम करेंगे या उनके काम को रोक देंगे, जिसकी वजह से इंसेक्ट नॉर्मली हमारे पास ग्रो नहीं कर पाता. तभी लिखा है मिमिक और इनहिबिट. मिमिक करना या तो उसके जैसा ही काम करना शुरू कर देंगे, तो एक तो हार्मोन काम कर रहा है, ऊपर से केमिकल भी उसके जैसा ही काम करेगा, डबल वैसा काम हो जाएगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. या फिर हार्मोन इनहिबिट भी कर देते हैं उनकी ग्रोथ को, तो इनहिबिट कर देंगे तो वैसे ही आपके पास इंसेक्ट डेवलप नहीं कर पाएगा. देन which of the following statement is not true? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है? Tuta absoluta is an invasive pest of mango. It belongs to the family Gellichidae. Gellichidae family को वो belong करता है. Then its larva is minute yellowish apodous maggot. It causes losses up to 100%. So basically Tuta absoluta हमारे पास क्या आता है? It is a major pest of your tomato. टमाटो का बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट हमें देखने को मिलेगा और रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट भी है. इंडिया में हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुका है. प्रेजेंटली इसको थोरेमिया एब्सोल्यूटा भी कहा जाता है. थोरेमिया एब्सोल्यूटा भी इसे कहा जाता है. टूटा एब्सोल्यूटा को साउथ अमेरिकन पिनवर्म भी इसे कहा जाएगा. साउथ अमेरिकन पिनवर्म भी इसे कहा जाता है. अब कौन सा पॉइंट इसके बारे में सही नहीं है? तो बेसिकली ये जो आपके पास होते हैं पिनवर्म्स, इनमें हमें लार्वास देखने को मिलते हैं, इनमें हमारे पास मैगट्स नहीं होते हैं. दीज आर नॉट मैगट्स. ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमें गलत देखने को मिलेगा. द लार्वा इज नॉट अ एपोडस मैगट. लेगलेस मैगट नहीं होते हैं आपके पास, ये लेग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. प्रॉपर कैटरपिलर्स हमें ये देखने को मिलेंगे. देन कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई बैक्टरोसेरा कुकुरबिटे कैन बी मैनेज्ड यूजिंग. जो फ्रूट फ्लाई हमारे पास आती है बैक्टरोसेरा वाली, उसे हम किससे मैनेज कर सकते हैं? मिथाइल यूजेनॉल, क्योल्योर, मोलासिस और हेलील्योर. हेलील्योर से तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज हेलील्योर का इस्तेमाल किया जाता है हेलिकोवर्पा को कंट्रोल करने के लिए. तो अगर आप डी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो डी ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आपको आंसर मिल जाता है बी एंड सी ऑप्शन. इन दोनों का इस्तेमाल आपके पास किया जाएगा फॉर कंट्रोलिंग द कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई. जो मिथाइल यूजेनॉल के ट्रैप्स होते हैं इनका भी इस्तेमाल आपके पास किया जाता है. फिर एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह से फ्रेम किया गया है कि इसमें मिथाइल यूजेनॉल को करेक्ट हम नहीं कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई. ठीक है, तो कभी कभी आपके पास स्पेसिफिक फ्रूट फ्लाइज के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड आपके पास फॉलो नहीं किया जाएगा. तो क्योल्योर एंड मोलासिस. मोलासिस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? मोलासिस से आपके पास बेट ट्रैप बनाया जाता है. पानी में हम मोलासिस जो आपके पास शक्कर होती है, चीनी होती है, उसे घोलते हैं. बॉटल में इस सोल्यूशन को डाला जाता है और उस बॉटल को काट के ऐसे, मतलब हाफ सी बॉटल होती है, और उसे फिर हम पेड़ के ऊपर टंगा सकते हैं. तो उसकी खुशबू से, शुगर की खुशबू से अट्रैक्ट होकर आपके पास फ्लाइज आएंगी. दे विल फीड ऑन देम. और उसमें हम इंसेक्टिसाइड भी मिक्स कर सकते हैं. वो जब उसके ऊपर फीड करेंगे अल्टीमेटली दे विल डाई. So by this bait trap also, molasses also we can control the pest. Then कुछ पेस्ट आएंगे और उनके साथ आपने उनके नाम मैच करने हैं. स्टोन वीविल, ये मैंने आपको बताया भी था. ओकरा येलो वेन मोज़ेक, ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस, फ्रूट सकिंग मॉथ एंड अनार बटरफ्लाई. तो स्टोन वीविल है स्टेनोचार्टस मैंगिफेरे. येलो वेन मोज़ेक वायरस का वेक्टर आता है व्हाइट फ्लाई. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. येलो वेन मोज़ेक वायरस को ट्रांसमिट कौन करता है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द व्हाइट फ्लाई. ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस में हमारे पास आ जाते हैं थ्रिप्स. फ्रूट सकिंग मॉथ इज और ओथेरिस मैटर्ना एंड अनार बटरफ्लाई इज ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स. तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस?
बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओकरा येलो बीन मोज़ेक वायरस आपने याद रखना है, इसका वेक्टर हमारे पास क्या आता है, व्हाइट फ्लाई। और फ्रूट सकिंग मॉथ, सिट्रस फ्रूट सकिंग मॉथ, ओथेरिस मैटरना। फ्रूट सकिंग मॉथ में वीड हमें देखने को मिलता है, वीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एंड कॉक्यूलस पेंडुलस। कॉक्यूलस पेंडुलस, ये वीड्स हमें देखने को मिलते हैं सिट्रस के ऑर्चर्ड में। फ्रूट सकिंग मॉथ जहां पे हमें अटैक करता है वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीड्स होते हैं दे विल एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड। जो बेसिकली फ्रूट सकिंग मॉथ्स होती है, इनकी सिर्फ मॉथ होती है जो सिट्रस के ऊपर अटैक करती है। जो लार्वाज होते हैं दे विल नॉट अटैक द सिट्रस। जो लार्वाज होते हैं वो इन वीड के ऊपर फीड करते हैं और अल्टीमेटली वीड्स के ऊपर डेवलप करके जो अडल्ट आएंगे, अडल्ट फिर सिट्रस के ऊपर फीड करेंगे। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ये जो वीड होते हैं, वीड को ही रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द सिट्रस फील्ड। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है दैट टू कंट्रोल द फ्रूट सकिंग मॉथ कौन से वीड होस्ट को रिमूव किया जाता है, टाइनोस्पोरा एंड कॉक्यूलस पेंडुलस। देन ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ पैडी फील्ड इज एडवाइजेबल, ये हमें करना चाहिए। व्हाई? Waterlogging condition of the paddy field favors the population of the buildup of the brown plant hopper। जो waterlogged वाली conditions होगी वो आपके पास इसके buildup को बढ़ाती है। बिल्कुल, waterlogging वाली conditions होगी they will create humidity, humidity आपके पास होगी, humidity आपके पास बढ़ती है and high humidity, high nitrogen, ये conditions हमारे पास पहले ही favorable आ जाती हैं for the population of your buildup of the brown plant hopper। So yes, both A and R are correct, दोनों ही सही हैं and R is the correct explanation as well। तो BPH is a very important pest, brown plant hopper बहुत important pest आता है, नीला पर्वता ल्यूजन्स। सिम्टम भी आपको पता होना चाहिए, हॉपर बर्न इसका हमें मेन सिम्टम देखने को मिलता है फील्ड में, ठीक है। देन हमारे पास वेक्टर का काम भी करता है, इट विल ऑल्सो ट्रांसमिट योर डिजीजेस एज वेल। तो वेक्टर भी आपको याद रखना चाहिए, ग्रासी स्टंट जो हमारे पास डिजीज आता है उसका वेक्टर भी हमें ये देखने को मिलेगा। देन okra and cotton should not be grown simultaneously, Aereas vitala is a serious pest of both okra and cotton। yes, again both are correct and R is the correct explanation। okra और cotton सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं, मालवेसी फैमिली को हमारे पास से बिलोंग करेंगी। साइमल्टेनियसली अगर हम इनको ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली बात है दोनों में पेस्ट कॉम्प्लेक्स हमें सेम देखने को मिलता है। एरियास विटेला जो कि हमें कॉटन में स्पॉटेड बॉलवर्म देखने को मिलेगा और ओकरा में इट इज द फ्रूट एंड शूट बोरर, दोनों में आपके पास अटैक करेगा। रादर ओकरा को हम एज अ ट्रैप क्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ट्रैप क्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉटन में, और वहां पर फिर ये पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 वाज एनफोर्स्ड थ्रू आउट द कंट्री इन। अब ये तो हमें पता होता है कि एक्ट हमारे पास 1968 में आया है, पर मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि एक्ट कब आया है और एक्ट लागू कब होता है। तो एक्ट हमारे पास आया है 1968 में, एक्ट हमारे पास लागू कब हुआ था, 1971 में एक्ट हमारे पास लागू हुआ था, इनएक्ट हुआ था, ठीक है। तो लागू होने का महीना कौन सा आता है, अगस्त 1971। 1 अगस्त 1971 से ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था, इट स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग इन द कंट्री। द प्रोटीन टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis वैरायटी कुर्स्टाकी। तो कुर्स्टाकी वैरायटी, बीटी वैरायटी का जो स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है, इंसेक्ट गट में ये कौन से पीएच कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। ये देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स है, तो ये बैक्टीरियल स्ट्रेन्स तो किसी की बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं, बट हमारी बॉडी में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते ये, लेकिन लेपिडोप्टेरन जो लार्वाज होते हैं उनकी बॉडी में एंटर करके बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो व्हाई दिस? बिकॉज ये जो बीटी का स्ट्रेन होता है इसे ग्रो करने के लिए अल्कलीन गट पीएच चाहिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 8 to 10, 8 से 10 तक जब तक गट का पीएच नहीं होगा, लेपिडोप्टेरन लार्वाज में, जिन लार्वाज में 8 to 10 का हमें गट पीएच देखने को मिलता है, वहीं पर ये बीटी अपने आप को प्रोलिफरेट कर पाता है, ग्रो कर पाता है, एंड इट विल ग्रो ओवर देयर एंड इट विल कॉज द डेथ ऑफ द लार्वाज। अल्कलीन कंडीशंस इसको चाहिए होती है, इट विल सर्वाइव ओनली इन द अल्कलीन कंडीशंस। मैंने यहाँ पे आपके पास टेबल भी ऐड कर दिया है बैक्टीरिया के लिए। देन वायरस जो हमने एनपीवी देखे थे, फंगस एंड निमेटोड्स, और कौन कौन से पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल ऑफ दीज आई हैव इंक्लूडेड ओवर हियर, जो मेन डिटेल्स हमारे पास इनसे एसोसिएटेड आती है। देन द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर यूरोपियन फाउल ब्रूड डिजीज ऑफ हनी बी इज।
तो ये जो डिजीजेस आपके पास हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हनी बी। और यूरोपियन फाउल ब्रीड हमारे पास आता है बिकॉज ऑफ मेलिसोकोकस लुटोनिस। तो अगेन इसके भी मैंने आपके पास ये टेबल ऐड कर दिया है। नोजेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोजेमा एपिस हमें देखने को मिलेगा। नोजेमा एपिस में आपके पास जो हनी बीज होती है उनमें डायसेंट्री हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द डायसेंट्री जो उनकी इंटेस्टाइन्स होती है, स्टमक होता है, वो आपके पास सारा का सारा बाहर ही आ जाएगा एंड दे विल डाई अल्टीमेटली। सो नोजेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। प्रोटोजोअन है, प्रेजेंट कैटेगरी में इसे फंगल कैटेगरी में भी रखा जाता है। सो डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको कैसा ऑप्शन देता है। पुरानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से इट इज अ प्रोटोजोअन, बट नाउ इट हैज बिकम अ फंगल डिजीज। एक्रिन डिजीज हमारे पास आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रिन डिजीज में सिम्टम हमारे पास आती है के विंग्ड कंडीशन। तो एक्रिन डिजीज में हमारे पास एकराप्सिस वुडी, ट्रैकियल माइट्स हमारे पास होती है, माइट्स आर प्रेजेंट, और ये माइट्स ट्रैकिया के अंदर एंटर कर जाती हैं। तो ट्रैकिया के अंदर जब ये एंटर कर जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ऑक्सीजन आपके पास पंखों में प्रॉपर ब्लड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो विंग्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। विंग्स हमारे पास डीफॉर्म्ड जैसे बन जाते हैं, के शेप में पंख हमारे पास बन जाता है, एंड हेंस इट इज नोन एज योर के विंग्ड कंडीशन इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द लैक इंसेक्ट इज। अगर हम लैक इंसेक्ट की बात करें तो लैक इंसेक्ट में हमें किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? नियोटेनी, विविपैरस, ओवो विविपैरस और पीडोजेनेसिस। तो लैक इंसेक्ट में बेसिकली हमारे पास ओवो विविपैरस रिप्रोडक्शन होती है। ओवो विविपैरस का मतलब होता है कि जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर ही एग्स प्रेजेंट होते हैं, बट द एग्स विल हैच इनसाइड द फीमेल बॉडी ओनली, और एग्स आपके पास डायरेक्टली बॉडी से बाहर यंग वंस ही निकलते हैं। तो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट तो एग्स ही होते हैं, एग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी। फिर वो फीमेल बॉडी के अंदर ही आपके पास हैच कर जाएंगे, और हैच करने के बाद सीधा बहुत सारे निम्स ही बॉडी से बाहर निकलते हैं। दैट इज योर ओवो विविपैरस जर्मिनेशन, जो हमें ब्लैक इंसेक्ट में देखने को मिलेगी। The concept of EEIL was first time proposed by, तो जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जो इसका रिफाइंड वर्जन आता है वो हमारे पास EIL आता है बाय स्टर्न एट ऑल। और उससे पहले जो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ये प्रपोज किया गया था, दैट वाज बाय पेडिगो एंड हिगली, इन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था। The alkaloid rotenone is extracted from the which part of the plant? तो बेसिकली रोटेनॉन इज अ प्लांट बेस्ड बोटानिकल, प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ बोटानिकल हमारे पास आता है, और इसे हम कौन से प्लांट पार्ट से ऑब्टेन करते हैं? तो बेसिकली जिस प्लांट से लिया जाता है, प्लांट हमारे पास आ जाता है डेरिस, डेरिस एलिप्टिका का प्लांट आता है, और डेरिस की रूट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। तो आपके पास ये आ जाते हैं एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन वाले। एनिमल ओरिजिन में वी हैव नीरिस टॉक्सिन, जो कि हम मरीन एनालिड से लेते हैं, लुम्ब्रिक और नेरिस हेटेरोपोडा। ठीक है, और इसी से हमारे पास एक आर्टिफिशियल भी बनाया गया है, दैट इज द कारताप। ये सिंथेटिक एनालॉग हमारे पास आता है नीरिस टॉक्सिन का, और ये बनाया गया था 1964 में। ट्रेड नेम इसका आ जाता है कारताप हाइड्रोक्लोराइड का पादान। प्लांट ओरिजिन में वी हैव निकोटिनॉइड्स, जो हमारे पास बनते हैं निकोटीन फ्रॉम द टोबैको एंड टोबैकम एंड एन रस्टिका, पायरेथ्रॉइड्स फ्रॉम पायरेथ्रम, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। रोटेनॉइड्स हमारे पास आते हैं फ्रॉम डेरिस एलिप्टिका, रूट्स ऑफ लॉन्गोकार्पस। नीम हमारे पास आता है फ्रॉम अजाडी, नीम से मिलेगा हमें अजाडिरैक्टिन, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, निम्बिडिन, मेलांट्रियोल, और ड्रेक से हमारे पास आते हैं मिलिया अजाडिरैक इज द ड्रेक प्लांट। देन पॉनगैमिया, कस्टर्ड एप्पल, रेनोडीन, साबाडिला एंड अकोरस, ऑल ऑफ दीज, इन सबसे भी हमें प्लांट ओरिजिन के ही इंसेक्टिसाइड्स देखने को मिलते हैं। Citrinus libidipennis is used as a biocontrol agent for, इसके लिए हम इसे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इस्तेमाल करते हैं, गॉलमिच, ग्रास हॉपर, स्टेम बोरर और दी BPH। तो सिट्राइनस लिबिडिपेनिस हमारे पास आ जाता है फॉर द BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए इसका इस्तेमाल आपके पास किया जाएगा। देन राइस गॉलमिच, गॉलमिच इज योर ऑर्सियोलिया और राइजे। गॉलमिच में हमें अनियन शेप्ड लीव्स, अनियन जैसी लीव्स हमें देखने को मिलती है, वो आपके पास इंपॉर्टेंट आता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए प्लैटिकास्टर और राइजे हमारे पास आएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द राइस गॉलमिच। यहाँ पे इन पेस्ट के नाम आपके पास ऐड करें, यू कैन गो थ्रू दिस, और इन्हें आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, द पेस्ट ऑफ योर राइस। द यूज ऑफ फर्स्ट हार्मोनल इंसेक्टिसाइड्स कम्स अंडर द विच जनरेशन? तो सबसे पहले हार्मोनल इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया था, वो कौन सी जनरेशन में हमारे पास आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इट इज इन योर थर्ड जनरेशन। अभी कुछ टाइम पहले हमने इंसेक्टिसाइड्स देखे भी थे, वहां पे मैंने आपको जनरेशंस बताई थी। तो थर्ड में हमारे पास आते हैं जुवेनाइल हार्मोन्स,
फोर्थ में हमारे पास आते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। देन DBM बिलोंग्स टू द फैमिली डायमंड बैक मॉथ विच इज अ मेजर पेस्ट ऑफ द कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स का मेन पेस्ट हमें ये देखने को मिलता है एंड इट विल बिलोंग टू द फैमिली वाइपोनोम्यूटिडे। वाइपोनोम्यूटिडे साइंटिफिक नेम विल बी योर प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। इसमें आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद होना चाहिए कि कौन कौन से बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं। मेटाल्डिहाइड इज प्राइमरली एक्ट्स एज अ, मेटाल्डिहाइड जो हमारे पास होता है मोलस्किसाइड, कैरिसाइड, रोडेंटिसाइड और इंसेक्टिसाइड। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी मोलस्किसाइड। Then, which of the following insecticide is produced by microorganism Streptomyces evermitilis? तो Streptomyces से हमारे पास कौन सा जो आपके पास माइक्रोऑर्गेनिज्म है Streptomyces से कौन सा इंसेक्टिसाइड हम ऑब्टेन करते हैं? बेसिकली दैट विल बी योर एमामेक्टिन बेंजोएट। For the effective control of mealybug, the 1995 World Food Prize was awarded to। तो mealybugs को कंट्रोल करने के लिए आपके पास वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था और ये हमारे पास किन्हें दिया गया था? इट वाज गिवन टू डॉक्टर हैंस आर हेरे। ठीक है, कसावा में mealybugs को कंट्रोल करने के लिए। When a parasitoid attacks another parasitoid, it is known as। जब एक पैरासिटोइड दूसरे पैरासिटोइड को ही अटैक करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? What is this called as? So yes, it is known as your हाइपर पैरासिटोइड। क्या बोलेंगे? हाइपर पैरासिटिज्म इसे कहा जाता है प्रोसेस को। और जब हमारे पास एक पैरासिटोइड दूसरे पैरासिटोइड पर अटैक करता है उस पैरासिटोइड को हाइपर पैरासिटोइड कहा जाता है और ये जो प्रोसेस हमारे पास होती है प्रोसेस को कहा जाता है हाइपर पैरासिटिज्म। तो एक तो होता है सिंपल पैरासिटिज्म कि एक आपके पास पैरासिटोइड है वो किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है, पेस्ट के ऊपर अटैक करता है, दैट इज पैरासिटिज्म। सुपर पैरासिटिज्म जब आपके पास एक ही पैरासिटोइड के 4-5 इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, वो 4-5 इंडिविजुअल्स मिलके एक ही होस्ट पर अटैक करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर पैरासिटिज्म। पर पैरासिटोइड की स्पीशीज आपके पास एक ही है, एक ही स्पीशीज का पैरासिटोइड है, पर उस पैरासिटोइड के 4-5 इंडिविजुअल्स आएंगे, दे विल अटैक ऑन अ सिंगल होस्ट, दैट इज योर सुपर पैरासिटिज्म। मल्टी पैरासिटिज्म, पैरासिटोइड की स्पीशीज ही अलग अलग है, 3 से 4 अलग अलग स्पीशीज होंगी पैरासिटोइड की और वो मिलके हमारे पास एक ही होस्ट पे अटैक करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी पैरासिटिज्म उसे कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मल्टी पैरासिटिज्म। देन हाइपर हमने देख लिया, पैरासिटोइड अटैकिंग अनदर पैरासिटोइड, दैट इज हाइपर। क्लेप्टोपैरासिटिज्म, पैरासिटोइड ऐसे होस्ट पर अटैक करता है जिसको ऑलरेडी किसी दूसरे पैरासिटोइड ने अटैक किया हुआ है। अटैक बाय अ पैरासिटोइड ऑन अ होस्ट प्रीवियसली पैरासिटाइज्ड, कि जिस होस्ट के ऊपर पहले किसी पैरासिटोइड ने अटैक किया हुआ है उसी के ऊपर एक नया पैरासिटोइड अगर अटैक कर देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोपैरासिटिज्म। ऑटोपैरासिटिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरासिटिज्म है जिसमें फीमेल प्राइमरी पैरासिटोइड होती है बट मेल इज अ सेकेंडरी पैरासिटोइड ऑफ इट्स ओन फीमेल, दैट विल बी योर ऑटोपैरासिटिज्म। पैराफेरोमोन जिसको हम पिंक बॉलवर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पिंक बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए कौन से पैराफेरोमोन का इस्तेमाल किया जाएगा? ZE and ZZ711 हेक्साडेकेनाइल एसीटेट का इस्तेमाल हमारे पास किया जाता है। नेक्स्ट, which insecticide belongs to the neonicotinoid group of chemicals? जो neonicotinoid का ग्रुप हमारे पास होता है तो कौन सा इंसेक्टिसाइड आएगा? तो आंसर विल बी योर thiamethoxam. Thiamethoxam will be the right answer. Then the killing of pupae of silkworm in the cocoon is called as। तो cocoon के अंदर जो प्यूपा होते हैं, प्यूपा को अंदर ही मार दिया जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिफलिंग इसे हमारे पास कहा जाता है। और जो सिल्क फिलामेंट्स होते हैं उनको जब हम रील करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज योर रीलिंग। इन इंसेक्ट्स द जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो जुवेनाइल हार्मोन को कौन सीक्रेट करते हैं इंसेक्ट्स में? तो जुवेनाइल हार्मोन ही हमारे पास होते हैं जो इंसेक्ट्स को यंग स्टेज में, लार्वल स्टेज में रखते हैं। जैसे ही इंसेक्ट्स में जुवेनाइल हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाता है और जुवेनाइल हार्मोन खत्म हो जाता है तभी हमारे पास इंसेक्ट जो लार्वास होते हैं वो प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, प्यूपल स्टेज उनमें आती है। तो जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पोरा अलाटा। वॉरफेरिन एक इफेक्टिव रोडेंटिसाइड हमें देखने को मिलता है और कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा? बोटानिकल, नॉन एंटीकोएगुलेंट, सिंथेटिक और एंटीकोएगुलेंट। तो आंसर विल बी योर एंटीकोएगुलेंट्स विल बी द राइट आंसर। साइंटिफिक नेम ऑफ रेड पाम वीविल इज। रेड पाम वीविल का साइंटिफिक नाम हमारे पास क्या आता है? रिंकोफोरस फेरुजीनियस। तो आपके पास राइनोसेरॉस बीटल है, वो हमारे पास वो हमारे पास कोकोनट में आ जाएगा।
रेड पाम वीविल भी हमें कोकोनट में देखने को मिलता है। ब्लैक हेडेड कैटरपिलर हमारे पास आते हैं, एंड ब्लैक हेडेड कैटरपिलर इज योर ओपिसियाना आरेनोसेला। आरेनोसेला। टी मस्किटो बग हमारे पास आते हैं। टी मस्किटो बग हमें कैशू नट में भी देखने को मिलता है, टी में भी देखने को मिलता है। टी में स्पीशीज आती है हेलोपेल्टिस थेइवोरा, टी में भी है हेलोपेल्टिस थेइवोरा। कैशू नट में हमारे पास आता है हेलोपेल्टिस एंटोनाई, ठीक है। और पोलू बीटल आता है, पोलू बीटल इज सीन इन योर ब्लैक पेपर, पोलू बीटल इज योर लॉन्गिटार्सस निग्रीपेनिस, लॉन्गिटार्सस निग्रीपेनिस। दीज आर द डिफरेंट पेस्ट जो हमें प्लांटेशन क्रॉप्स में ऐसे मेनली देखने को मिलेंगे। कॉफी बेरी बोरर हमारे पास आएगा, कॉफी बेरी बोरर इज योर हाइपोथेनिमस हैम्पी। नेक्स्ट, मालपिजन ट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन विच ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट्स, कौन से इंसेक्ट्स में मालपिजन ट्यूब्यूल्स हमारे पास एब्सेंट होती हैं? दे आर मेनली एब्सेंट इन योर कॉलम्बोलेंस। तो मैंने कुछ मालपिजन ट्यूब्यूल्स के बारे में भी आपके पास ये फैक्ट ऐड कर दिए, यू कैन गो थ्रू दीज ऑल्सो वंस, इन्हें भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। विच क्रॉप इज नॉट कवर्ड अंडर दी हफेकर प्रोजेक्ट? तो CIPM प्रोजेक्ट हमने देखा वो बाद में आया था, पहले हमारे पास हफेकर प्रोजेक्ट आया था। हफेकर प्रोजेक्ट में भी कौन सी क्रॉप को कवर नहीं किया गया था? विच क्रॉप वाज नॉट कवर्ड? ग्राउंडनट, कॉटन, सिट्रस और सोया बीन। तो CIPM में तो हमारे पास सिट्रस को कवर नहीं किया गया था, बट इन हफेकर ग्राउंडनट क्रॉप वाज नॉट कवर्ड। तो हफेकर में सिट्रस हमारे पास था, पर CIPM में सिट्रस हमारे पास नहीं था। देन on the island of Curacao, the male sterile technique was used to eradicate. मेल स्टेराइल टेक्निक हमारे पास दी थी EF निपलिंग में, जिसमें कुछ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स को स्टेराइल कर दिया जाता है, फिर उनको फील्ड में रिलीज किया जाता है। तो उससे आपके पास जब फीमेल्स मेट करती है ऐसे स्टेराइल मेल्स के साथ, तो या तो वो एग लेइंग आपके पास नहीं करेंगी, या तो फिर वो अगर एग्स ले भी करती हैं तो भी वो हमारे पास स्टेराइल ही एग्स होते हैं, उनसे यंग वंस हमारे पास नहीं निकलते हैं। तो अल्टीमेटली इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट पॉपुलेशन। फिजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में हमारे पास ये आता है स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक हमारे पास आती है, मेल स्टेराइल टेक्निक। इट वाज डेवलप्ड इन योर स्क्रू वर्म फ्लाई। सबसे पहले इसी को इराडिकेट किया गया था बाय दिस मेल स्टेराइल टेक्निक, और बाद में फिर इसको डेवलप किया गया था। एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन विच इंसेक्ट? कौन से इंसेक्ट में हमें एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना देखने को मिलते हैं? ठीक है, कितने वो हमारे पास आते हैं? एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना हमारे पास आते हैं हाउस फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके पास एक टेबल ऐड कर दिया जिसमें हमने एंटीना के बारे में मैंने ऐड कर दिया, डिफरेंट एंटीनाज इन डिफरेंट इंसेक्ट्स। विंग मॉडिफिकेशन से मैंने आपके पास ऐड कर दिए कौन कौन से विंग मॉडिफिकेशन आती है। विंग कपलिंग में कौन कौन से मैकेनिज्म्स हमें कौन कौन से इंसेक्ट में देखने को मिलेंगे। लेग मॉडिफिकेशंस कौन कौन से आते हैं जो हमें डिफरेंट इंसेक्ट्स में देखने को मिलती हैं। हेड ओरिएंटेशन कौन कौन सी आएंगी, प्रो, हाइपो एंड ओपिस्थोगोनाथस अलोंग विद द एग्जांपल्स। ओके, तो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे, जिसमें हमने CBT PG 2026 का जो एग्जाम है उसमें आने वाले जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक से मेन क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं और उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स यू कैन रिवाइज इफेक्टिवली। आप फटाफट से जितने भी आपके पास मेन टॉपिक्स हैं उन्हें क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं। टॉपिक्स आपको पता लग गए हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, सो अकॉर्डिंग टू दैट। बेसिकली हर एग्जाम के लिए एंटोमोलॉजी में बेसिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं आते हैं, बट स्टिल यू शुड नॉट इग्नोर दैट एज वेल। बेसिक्स इंक्लूड कि हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, इनकी जो मॉडिफिकेशंस होती है उनको भी आपको हल्का सा पढ़ लेना चाहिए एक बार। क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ जाएगा तो बहुत ही आसान आपके पास होगा। देन जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट, डैमेज बाउंड्री, ETL, EIL इंपॉर्टेंट, ये क्लियर होने चाहिए। IPM वेरी इंपॉर्टेंट, IPM से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफरेंट मेथड्स पे बेस्ड आपके पास आ सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्रॉप पेस्ट वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट ही है, पॉलीफेगस पेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, व्हाइट ग्रब, होलोट्राइकिया कॉन्सैंग्विनिया वो भी आपके पास इक्वली इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो व्हाइट ग्रब्स हमारे पास आते हैं, जो डिफरेंट पेस्ट हमारे पास आते हैं, तो पॉलीफेगस पेस्ट को भी आपको पढ़ना चाहिए। लोकस्ट है, व्हाइट ग्रब है, ठीक है। व्हाइट ग्रब को जून बीटल भी हमारे पास कहा जाता है, नेशनल पेस्ट भी इसे कहा जाता है। फिर थ्रिप्स हमारे पास आते हैं, व्हाइट फ्लाइज आपके पास आते हैं, सब तो व्हाइट ग्रब में तो आपके पास आएंगे ही। टर्माइट्स आर ऑल्सो योर इंपॉर्टेंट पेस्ट, ठीक है। और रिसेंटली टर्माइट्स के ऑर्डर को भी चेंज किया गया है। पहले टर्माइट्स बिलोंग टू द ऑर्डर आइसोप्टेरा ऑर्डर था, बट नाउ टर्माइट्स बिलोंग टू द ऑर्डर ब्लैटोडिया। अब वो ब्लैटोडिया ऑर्डर को बिलोंग आपके पास करते हैं। ओके, सो ये आपके पास सेशन में कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पता लग गए होंगे। IPM है और क्रॉप पेस्ट वाला पार्ट है, ये भी आपने करना ही करना है रिवाइज। सो इन्हीं टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आई होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए।
डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जस्ट मेंटेन योर काम एंड कंपोजर। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें प्लीज, बिकॉज मौसम आजकल बदल रहा है। सो प्लीज टेक केयर एंड देन स्टे हेल्दी, और फिर आप अपने फुल फोकस के साथ अपने एग्जाम देने जाइए। ठीक है, चलो। With this, I will take a leave. Okay, with this, I will take your leave. Thank you so much, everyone. Have a good day, everyone.